Yes, we are live now. Hello friends, this is Imanshi and welcome to Let's Learn and Career Will App as well. क्योंकि आज दोनों जगह पे क्लास चल रही है और लाइव क्लास है. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट वी फील कनेक्टेड विद. स्टार्ट करेंगे आज का सेशन. एक बार आप लोग आ जाइए और बताइए क्लास ठीक से चल रही है कि नहीं चल रही है. टॉपिक है एडजस्टमेंट यानी समायोजन. इंपॉर्टेंट कहेंगे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जरूरी है कि आप बच्चे को समझने के लिए, क्योंकि कई बार सिचुएशनल क्वेश्चंस आ सकते हैं और आपको लगेगा यार ये तो किसी टॉपिक में था ही नहीं, बट वो सिचुएशंस आपको इन थियरीज से डिराइव करनी होती है कि आप वहां तक पहुंच पाए अगर आपने ये बेसिक टॉपिक्स पढ़े हैं. इंपॉर्टेंट है, अच्छा टॉपिक है, वैसे भी लाइफ को समझने के लिए भी बहुत अच्छा है. एजुकेशन में होने पे या एज अ ह्यूमन बीइंग भी आपको ये चीजें पता होनी चाहिए. एडजस्टमेंट बहुत प्यारा टॉपिक है. मतलब अगर आप इसको कोई एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हो, अगर किसी भी एग्जाम की कोई भी तैयारी आप नहीं कर रहे हैं, तब भी ये इतना प्यारा टॉपिक है कि आपको लाइफ जीने में बहुत हेल्प करेगा. चलिए खैर आते हैं फटाफट से टॉपिक पे, समायोजन यानी एडजस्टमेंट. ठीक, अभी अगर हम बात करें तो एडजस्टमेंट है क्या. एडजस्टमेंट जैसा कि हम सोचते हैं कि भाई एडजस्ट करना है ना, तो क्या है ये एडजस्ट करना. मतलब समायोजन, समायोजन मतलब जो आपकी परिस्थितियां हैं, जो आपकी रियलिटी है, जो आपकी वास्तविकता है, जिन सिनेरियोज में आप रहते हैं उसमें आप एडजस्ट कर पाए या अडेप्ट कर पाए उस चीज को. ठीक है, मतलब क्या है, जो आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन का चैप्टर है, आज हम एडजस्टमेंट पे बात कर रहे हैं यानी समायोजन पे बात कर रहे हैं कि आप अपनी सराउंडिंग्स में कैसे समायोजित महसूस करेंगे. ठीक है जी, इतनी बात हमें क्लियर है. कोई दिक्कत परेशानी अगर है तो बताओ, है ना. इरेगुलर अब नहीं चल रहा ना, अभी मैं 1 वीक तक तो कहीं भी क्लास नहीं ली ना, ऐप छोड़ो यहाँ पे भी नहीं हुई क्योंकि मैं थी ही नहीं. ठीक है, डोंट वरी. एडजस्टमेंट यानी समायोजन, बहुत सारी चीजें हैं इसमें डिस्कस करने को. इवन जो डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं वो भी यहीं आ जाते हैं, है ना, उनको भी हम यहीं पे डिस्कस कर लेंगे. वैसे जो पर्सनालिटी टॉपिक है उसमें आते हैं डिफेंस मैकेनिज्म. ठीक है, रक्षा युक्तियां बोलते हैं इनको. ठीक, चलिए समझते हैं, बाइलिंगुअल लेके चलेंगे, डोंट वरी. आते हैं, अगर हम बात करते हैं समायोजन की, किसकी बात कर रहे हैं, समायोजन की बात कर रहे हैं. ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, आ जाओ पहले सारे. कौन दुखी है, ये कौन व्यक्ति है जो इतना दुखी है? देखिएगा एक बार. एक मिनट रुकिए. नहीं, ये फर्स्ट क्लास है जिसको आप सभी एक्सेस कर पा रहे हैं. इसके बाद जो क्लासेस हैं वो सभी के लिए एक्सेसिबल नहीं होंगी. जो लोग बैच में हैं उनके लिए एक्सेसिबल है. चलिए समझते हैं फटाफट से. अगर हम बात कर रहे हैं एडजस्टमेंट की, आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा धीरे धीरे जो बाकी क्वेरीज हो आपकी, मैं कोशिश करूंगी रिप्लाई करने का. या टीम को कॉल भी कर सकते हैं आप, नंबर गिवन है. ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे ही और करियर विल ऐप नोट सेक्शन में भी. ठीक है, एडजस्टमेंट यानी समायोजन. ठीक है, समायोजन क्या है भाई, स्मिथ के अनुसार. ठीक है, स्मिथ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू स्मिथ, अच्छा समायोजन वह है जो यथार्थ पर आधारित तथा संतोष देने वाला हो. है ना, अब एक ना एक तरह से अगर हम देखें तो एडजस्टेड तो हैं ही लोग, है ना, अपनी सिचुएशंस के अनुसार एडजस्टेड तो है, एडजस्टमेंट तो किया ही हुआ है. लेकिन अच्छा समायोजन किसको कहेंगे, वेल एडजस्टमेंट किसको कहेंगे, गुड एडजस्टमेंट किसको कहेंगे. तो अ गुड एडजस्टमेंट इज वन दैट इज बेस्ड ऑन रियलिटी एंड इज सेटिस्फाइंग. मतलब एक अच्छा समायोजन, एक वेल एडजस्टेड, अगर हम पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं या वेल एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं, प्रॉपर एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं, गुड एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, जो रियलिटी पे बेस्ड हो, जो वास्तविकता पे बेस्ड हो कि भाई सिचुएशन आपकी ये है, आप यहाँ खड़े हुए हैं जीवन में, और ऐसा नहीं है कि आप किसी फिल्म स्टार को देख के ये सोच रहे हैं अरे मेरे पास तो वो वाली कार होनी चाहिए थी, है ना, मेरे पास तो ये होना चाहिए था. आप इसलिए दुखी हैं क्योंकि आप रियलिटी में नहीं है, है ना. तो एक अच्छा एडजस्टमेंट क्या होगा, जो रियलिटी पे बेस्ड हो, जो वास्तविकता पे बेस्ड हो. ठीक है, दूसरा सेटिस्फाइंग हो, है ना, सेटिस्फाइंग हो, जिससे आपको संतोष मिले, जिससे आपको खुशी मिले. आपको खुशी मिलती है किससे, लोगों से बात करके. आप क्या कर रहे हैं, आप गहने इकट्ठे कर रहे हैं अपने लिए, अब आपको खुशी नहीं मिल रही. क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि रियलिटी और सेटिस्फेक्शन दोनों से दूर हैं आप, अपने नेचर या अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक. ठीक है, बात समझते हैं, एक बार फिर से समझते हैं. क्या कहा है स्मिथ ने, स्मिथ सेड अच्छा समायोजन वह है जो यथार्थ यानी जो रियलिटी पे बेस्ड हो तथा संतोष देने वाला हो, यानी बेस्ड ऑन रियलिटी एंड
इट शुड बी सेटिस्फाइंग। ठीक है, डिफेंस की स्पेलिंग कर लेंगे यार, ठीक, डोंट वरी, क्यों दुखी हो जाते हो, है स्पेलिंग के नंबर मिलते हैं क्या पेपर में, 4 ऑप्शंस आएंगे, चूज कर लेना। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, होता है कई बार प्रेजेंस ऑफ माइंड कहीं और होता है। ठीक, देखिएगा एक बार, अगर हम बात करें तो स्मिथ क्या कह रहे हैं कि एक अच्छा एडजस्टमेंट वो एडजस्टमेंट है जिसमें एक तो रियलिटी बेस्ड हो, जो सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं इन्होंने जो कहे हैं। गुड एडजस्टमेंट की अगर डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, गुड एडजस्टमेंट की अगर डेफिनेशन की, अब खुश, गुड एडजस्टमेंट की अगर हम डेफिनेशन की बात करें या वेल एडजस्टमेंट, ठीक है, प्रॉपर एडजस्टमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये 2 चीजों पर आधारित होना चाहिए एज पर स्मिथ। ठीक है, स्मिथ ने कहा है कि एक तो ये रियलिटी बेस्ड होना चाहिए, जैसी आपकी सिचुएशंस हैं, जो परिस्थितियां हैं जहां आप रहते हैं, है ना, आप रहते हैं भारत में और आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि यार अमेरिका में तो ऐसा होता है, आप गए 4 दिन के लिए अमेरिका, अरे वहां तो ऐसा होता था, यहाँ तो होता ही नहीं है ना, या यहाँ तो ये है, फिर आप रात और दिन क्या कर रहे हैं, कमियां निकाल रहे हैं। ठीक, तो रियलिटी पे बेस्ड नहीं है वो जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, एडजस्टमेंट है। दूसरा, सेटिस्फाइंग होना चाहिए, जो आप कर रहे हैं, जिन सिचुएशंस में आप हैं, आप संतोष महसूस करें। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए। इन दोनों ही पॉइंट्स की बात कौन कर रहे हैं, इन दोनों ही पॉइंट्स की बात कर रहे हैं स्मिथ। ठीक, बेसिक समझने के लिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको टेंशन लेनी है। ठीक, ये ऑल टीच स्कूल आप या तो मेल कर दीजिए या फिर कॉल कर लीजिए टीम को, ठीक है, नंबर्स पे, डोंट वरी। ठीक है, दुर्गांशी अभी और शायद नेक्स्ट 1 वीक तक हो सकता है कि ये जो फी है, मैं कंफर्म नहीं है मुझे ये चीज, बट मैंने टीम को बोला है कि ये 999 ही रहे नेक्स्ट 1 वीक तक, और नहीं तो अगर ये ऑफर हटता है तो फिर 1499 हो जाएगी फी। ठीक, मेरे ख्याल में रहनी चाहिए अभी 1 हफ्ते तक। मेरी जो मैंने मैसेज तो छोड़ा हुआ है, अभी रिप्लाई आया नहीं है उस चीज का। चलिए, मतलब करा देंगे अगर नहीं भी होगी तो। चलिए, अगर हम बात करें समायोजन की, इसमें 2 चीजें, एडजस्टमेंट यानी समायोजित अगर आप हैं तो आप हैप्पी हैं, खुश हैं। माल एडेप्टिव बिहेवियर्स कौन से होंगे, जो कुसमायोजित हैं, है ना, जिसमें आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, चिल्ला रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, अपनी सिचुएशंस में खुद ही दुखी हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, किधर पढ़ाती हैं, करियर ऐप डाउनलोड करके एक बार देखो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। 5 मिलियन डाउनलोड्स हुए आज ही करियर ऐप के, जो कि अपने आप में बहुत ही प्यारी बात है। मतलब एक लर्निंग ऐप जहां पे पढ़ाई हो रही है, ना कोई एंटरटेनमेंट चल रहा है, ना कुछ और। चलिए, अगर हम बात करें शेफर की, तो शेफर कहते हैं, ये कुछ डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशंस बेसिकली हमें रटनी नहीं है, बट हमें आइडिया हो जाता है या हम बेहतर तरीके से समझ पाते हैं उस बात को। ठीक, शेफर कह रहे हैं एडजस्टमेंट इज अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म मेंटेन्स अ बैलेंस बिटवीन इट्स नीड्स एंड सर्कमस्टेंसेस, यानी जो आपकी आवश्यकताएं हैं और जो परिस्थितियां हैं, उनके बीच में आप जो संतुलन लेकर के आएंगे, वो क्या कहलाएगा, एडजस्टमेंट कहलाएगा। मतलब जो आपकी आवश्यकता है और जो आपकी सर्कमस्टेंसेस हैं, जो परिस्थितियां हैं, क्योंकि सारी आवश्यकताएं तो परिस्थितियों के अनुसार पूरी होंगी ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि परिस्थितियां कुछ और हैं और आवश्यकताएं कुछ और हैं और सब पूरी हो जा रही हैं। ठीक, तो दैट इन्फेरेंस द सेटिस्फेक्शन ऑफ दीज नीड्स, मतलब जो आपके सर्कमस्टेंसेस हैं, जो पूर्ति करते हैं एक तरह से आपकी आवश्यकताओं की, उनके बीच का बैलेंस क्या है, एडजस्टमेंट कहलाएगा। ठीक है, बात कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बात क्लियर है। समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जीवित व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की संतुष्टि को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों के बीच संतुलन बनाता है। 2 वर्ड इंपॉर्टेंट हैं, एक तो है आवश्यकता, ठीक, दूसरा क्या है, आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाली परिस्थितियां। तो ये 2 वर्ड इंपॉर्टेंट हो गए। अगेन सेम बात हो गई कि जो आपकी सिचुएशंस हैं और जो नीड्स हैं, उनके बीच में बैलेंस क्रिएट अगर होगा तो आप वेल एडजस्टेड होंगे। हाँ बिल्कुल, D++ के लिए आयुषी काफी हेल्पफुल है ना, क्योंकि कुछ ही पॉइंट्स हैं जो अलग आते हैं, अदरवाइज जो मेन सिलेबस है वो सभी जगह पे कॉमन है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अब इसकी एजुकेशनल इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम ये, समायोजन का शैक्षिक महत्व क्या है। टकराव से बचाता है, यानी कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे। इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, टकराव से बचाता है यानी कॉन्फ्लिक्ट कम होंगे। बेवजह की लड़ाइयां, बिना वजह परेशान होना करना किसी को, है ना, आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं, जरा सा अगर वो रोड पे चल रहे हैं और टच हो जाए बाइक या स्कूटी या गाड़ी या हवाई जहाज जिसमें भी जा रहे हो, ठीक, वो क्या होंगे, आपे से बाहर एकदम, मतलब बिल्कुल वो अपना मेंटल बैलेंस ही खो देते हैं, जैसे पता नहीं दुनिया खत्म हो गई हो। जबकि आप रोड पे चल रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि आपने चाहे दुनिया की सबसे महंगी कार ली हो, चाहे आपका कुछ भी हो, है ना, वो टच हो सकती है, वहां वो एक्सीडेंट हो सकता है, या फिर मतलब कुछ ना कुछ स्क्रैच आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो ये क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट, मतलब क्या हुआ, आपका आप वेल एडजस्टेड नहीं है,
आप वेल एडजस्टेड नहीं। किसी सिचुएशन में ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि इंसान भगवान है कि कभी ही उसको गुस्सा ना आए, बट जो जनरली लोग हर बात पे आग बबूला हुए रहते हैं, दैट मीन्स कॉन्फ्लिक्ट यानी टकराव की स्थिति बन रही है। तो अगर आप वेल एडजस्टेड होंगे तो टकराव से बचेंगे, है ना, अपनी एनर्जी सेव करेंगे, सही डायरेक्शन में लगाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि हर छोटी बात पे लड़ना शुरू या हर टाइम फ्रस्ट्रेटेड, सबको बुराई बोल रहे हैं जब मन कर रहा है ना। कुछ लोग होते हैं ना, आपने कमेंट्स में भी देखा होगा, जो कुछ नेगेटिव ही बोलते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं तरक्की की ओर ले जाना, यानी अगर आप वेल एडजस्टेड हैं, आपको पता है रियलिटी क्या है और पहुंचना कहां है, तो आप क्या करेंगे, आप सक्सेस की तरफ जाएंगे, मतलब आप आगे बढ़ेंगे, है ना। क्योंकि आपका ध्यान इस बात पे नहीं है कि प्रॉब्लम्स कितनी है, आपका ध्यान जो है वो इस बात पे है कि आपको क्या स्टेप्स लेने हैं आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, अगर मतलब क्या हुआ इस बात का, अब जैसे जिन लोगों को नहीं पता कि एग्जाम कब आएगा, कुछ लोग होंगे जो अभी भी प्रॉपर अपना टाइम टेबल बना करके 4 घंटे पढ़ रहे होंगे, 5 घंटे पढ़ रहे होंगे, अगर तैयारी हो भी चुकी है तो रिवाइज कर रहे होंगे और बेहतर मार्क्स कैसे लाएं और एक्स्ट्रा मटेरियल कैसे पढ़ें। क्योंकि ऐसा तो होता नहीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि बस सिलेबस इतना ही आएगा, कई बार हम हो सकता है इतना पढ़ रहे हो, कोई चीज बाहर से आ जाए, है ना, फिक्स तो होता नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, वो अभी भी पढ़ रहे हैं, 6 घंटे पढ़ रहे हैं, बाकी घंटे अपना मजे करते हैं या कुछ और करते हैं या जो भी जिम्मेदारियां हैं वो निभाते हैं, ऐसा नहीं है वो। और कुछ लोग ऐसे होंगे दूसरी तरफ जो रो ही रहे होंगे कि यार मम्मी पापा एग्जाम तो आता नहीं है, पता नहीं कब आएगा, मन करता नहीं है पढ़ने का, और इसलिए नहीं होता क्योंकि एग्जाम नहीं आता। तो ये क्या हुआ, ये तरक्की की ओर ले जाने वाली हरकत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप वेल एडजस्टेड नहीं है। तो अगर आप समायोजित हैं पूर्ण रूप से या वेल एडजस्टेड हैं, अच्छी तरह से गुड एडजस्टमेंट आपका है, तो आप एक तो कॉन्फ्लिक्ट से बच जाएंगे। दूसरा, अगर आपने बच्चों में ये आदतें डाल दी हैं जब आप टीचर बन रहे हैं या पढ़ाते भी हैं अगर, तो तरक्की की ओर लेके जाएगा, ये चीज आपको आगे बढ़ाएगी, ना कि पीछे लेके आएंगी। व्यक्ति की ऊर्जा का उपयोग सही कार्यों के लिए होता है। भाई अब आप जो चीजें आपके हाथ में नहीं है, अब आप जाके कॉन्स्टिट्यूशन तो चेंज कर नहीं देंगे एक दिन में, है ना, बदलाव आएगा, धीरे धीरे आएगा, आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। बट आप रोज बैठ के सबको, होते ना कुछ लोग सुबह बैठ जाते हैं और अपना बस बुरा भला कहना है सबको, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो बाकी चीजें हो, जबकि उस चीज से कितना ही अंतर पड़ रहा होगा। ठीक है, तो खैर ये क्या हुआ कि आपकी जो ऊर्जा है, अब वो चीज आप अगर 35-40 साल की उम्र में करें तो समझ में आता है, बट आपका टाइम है, क्रूशियल टाइम तैयारी करने का या अपने जीवन में और बाकी काम करने का, आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं चर्चा पे। वो भी कौन सी चर्चा? पॉलिटिकल चर्चा, जिसमें आपका कोई योगदान नहीं है, आप डायरेक्टली इन्वॉल्व भी नहीं है। ठीक है, तो क्या हुआ, व्यक्ति की ऊर्जा का उपयोग सही कार्यों के लिए होगा यदि वो एडजस्टेड है तो। ठीक है, समायोजन की कमी नकारात्मक परिस्थितियों को जन्म देती है। यदि आप एडजस्टमेंट ठीक से नहीं है, वेल एडजस्टेड नहीं है, यानी लैक ऑफ एडजस्टमेंट है आपकी पर्सनैलिटी में या आप में, तो क्या होगा, नकारात्मक परिस्थिति यानी नेगेटिव सिचुएशंस की तरफ आप जल्दी से इंक्लाइंड हो जाएंगे या आप झुक जाएंगे या नेगेटिविटी की तरफ झुकने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम एडजस्टेड नहीं है, अपनी रियलिटी, नीड्स, सर्कमस्टेंसेस, इन सबको ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, सीटेट बैच में 2 दिन होती है क्लास, डोंट वरी, अभी उसमें 8 क्लासेस और रहती हैं, 8 से 10 क्लासेस में बैच खत्म हो जाएगा। तो सीटेट वाले दुखी ना हो, थर्सडे और फ्राइडे आपकी क्लास होती है, कोई एग्जाम भी नहीं है, नहीं तो उसमें आपकी क्लासेस और भी कर दी जाती है रेगुलर बेसिस पे भी। ठीक है, बैच चलेगा कम से कम भी 4 से 5 महीने, ज्यादा भी जा सकता है, 5 महीने तो चलेगा। ठीक है सना, चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। अगर हम बात करें तो हमने क्या देखा कि एजुकेशनल इंपॉर्टेंस क्या है एडजस्टमेंट की, क्यों हम इस टॉपिक पे इतना चिल्ला चिल्ला के पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। रीजन है कि अगर आप एडजस्टेड होंगे, चाहे वो आप टीचर हो चाहे वो बच्चा हो जिनको आप पढ़ाने जा रहे हैं, तो आप कॉन्फ्लिक्ट से बचेंगे, बेवजह के टकराव से बचेंगे। ठीक है, तरक्की की ओर लेके जाएगा क्योंकि आपकी एनर्जी गलत जगह पे वेस्ट नहीं हो रही होगी, आप सही डायरेक्शन में एनर्जी अपनी लगाएंगे, चैनलाइज करेंगे। फिर क्या है, समायोजन की कमी क्या है, नकारात्मकता को पैदा करती है, जन्म देती है। यानी अगर आप एडजस्टेड ठीक से नहीं है तो ये नेगेटिव सिचुएशंस आप क्रिएट कर लेंगे अपने दिमाग से, क्योंकि आप खुश नहीं है। शायद ये 999 की जो फी है ये पूरे 1 साल के लिए, एक तरह से कि 1 साल तक ये आपकी वैलिडिटी रहती है इस बैच की। ठीक है, ऐसा नहीं है, ये कोई ऐसा सब्सक्रिप्शन प्लान नहीं है कि आपको हर महीने 1000 देने हैं, वो वाला सीन नहीं है। ठीक है, और रिकॉर्डेड वीडियोस इसमें अगर आप लाइव अटेंड करते हैं डेली तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो रिकॉर्डेड 1 साल तक रहेंगी वीडियोस नोट्स के साथ। माल एडजस्टमेंट, अभी हमने बात की एडजस्टमेंट क्या है, भाई जो आपको टकराव से बचाए, जो आपको अपनी रियलिटी में रहना सिखाए, है ना, जो आपकी ऊर्जा सही दिशा में लगवाए, वो है एडजस्टमेंट। इसका नेगेटिव साइड क्या है, माल एडजस्टमेंट। अगर आप एडजस्टेड ठीक से नहीं है तो आप, माल का मतलब भी बेसिकली ये वर्ड हम यूज करते हैं नेगेटिव साइड के लिए, कू के लिए यूज होता है। तो समायोजन का ऑपोजिट क्या है, कू समायोजन, यानी जब आप एडजस्टेड नहीं है, जब आप वेल एडजस्टेड नहीं है। ठीक है बात, अगर हम बात करें वेल एडजस्टेड यदि आप नहीं है तो उस केस में क्या होगा, वेल एडजस्टेड अगर आप नहीं है, माल एडजस्टमेंट है, तो जेम्स ट्रेवर ने एक डेफिनेशन दी है जो आप सामने अपने देख पा रहे होंगे।
है ना। मैं कुछ कमेंट्स देख लेती हूँ, इतने इतने आप ये पढ़िए। ऐप पे भी कमेंट चल रहे हैं ना, 1 मिनट रुको। ये 6 बजे होगी आपकी क्लास वैसे, मंडे टू फ्राइडे 6 से 7। हाँ पेमेंट कर दें, बट बैच शो नहीं कर रहा है। कमेंट कैसे कर पा रहे हो फिर दीपक? ममता कह रही है आप किसी कमेंट का आंसर नहीं दे रहे। अच्छा ममता, यार सबका आंसर कई हजार लोग हैं ना। हाँ मिल जाएगा, अभी भी सीटेड टारगेट बैच में एडमिशन नहीं दी, अभी शायद ओपन होगा, क्योंकि नया बैच तो अभी आएगा नहीं जब तक कुछ अनाउंस नहीं हो रहा, है ना। हाँ मैं रुपेंद्र गई हुई थी, आउट ऑफ दिल्ली थी पिछले लास्ट वीक पूरा, है ना। लाइक माल न्यूट्रिशन, राइट राइट वरिशा भाई। जैसे माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण जिसको हम कहते हैं, एक होता है पोषण कि आप प्रॉपर पोषित हैं, आपको खाना ठीक से मिल रहा है, सारे न्यूट्रिएंट्स हैं उस चीज में। माल न्यूट्रिशन है कि आप कुपोषित हैं, आपको जो जरूरी तत्व हैं आपकी डाइट में वो भी नहीं मिल पा रहे। उसी तरह से ये माल एडजस्टमेंट है। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आपसे बढ़ के मैंने 4 पेपर क्लियर किए हैं, थैंक्स, बहुत बढ़िया हुमा, ग्रेट। अरे बहुत बढ़िया भवानी। चलिए भाई आते हैं, वापस से आते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए समझते हैं, अगर हम बात करें, रुक जाओ 2 कमेंट यूट्यूब के भी ले लूं। आज रात वाली क्लास नहीं होगी क्या? हाँ 9:30 वाली नहीं रखेंगे आज, क्योंकि यूट्यूब पे ही चल रही है ये वाली क्लास भी। कल से करेंगे फिर। एक वीडियो है आपकी जो आपको रिकॉर्डेड मिलेगी 9:30 के अराउंड, है ना। ठीक है। और हिंदी अरुण सर पढ़ाते हैं। चलो 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 ठीक है, आ जाइए। अभी सुपर डेट का न्यू बैच अभी तो नहीं आ रहा है, 1 मिनट रुको। ऐप पर क्लास ओपन नहीं हो रही है, सपना एक बार रिफ्रेश करके देखना। अगर हम बात करें, ट्रैफिक ज्यादा होगा। जेम्स ड्रेवर की अगर हम बात करते हैं तो जेम्स ड्रेवर कहते हैं कुसमायोजन किसी व्यक्ति की वह दशा है जो अपने भौतिक, व्यावसायिक तथा सामाजिक पर्यावरण के साथ अनुकूलन नहीं कर पाता है। यानी माल एडजस्टमेंट वो सिचुएशन है, एक व्यक्ति की वो कंडीशन है जब एक व्यक्ति हु इज अनेबल टू अडेप्ट विद हिज फिजिकल, यानी शारीरिक परिस्थितियां हो सकती हैं भाई, चाहे वो गर्मी हो, कुछ लोग होते हैं ना गर्मी है भाई, गर्मी है तो गर्मी तो लगेगी थोड़ी बहुत तो, ठीक है। तो जो शारीरिक उनकी कंडीशंस हैं, ठीक, या जो वैसे भी हो सकता है, ये बेसिकली ये भौतिक हो गई एक तरह से, फिजिकल में आपका ये शारीरिक भी हो सकता है। जो मैंने एग्जांपल दिया वो भौतिक का था। अगर फिजिकल की बात करें, किसी को मान लीजिए कोई दिक्कत है, तो आपने देखा होगा कुछ लोग, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई घटना घट गई, वो तब भी जीवन में एक स्पिरिट बना के रखे हुए हैं, है ना। चाहे वो व्हील चेयर से नहीं उठ पा रहे हैं, बट जो भी वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं तब भी। दैट मीन्स उन्होंने एडजस्ट कर लिया अपने आप को, इस सिचुएशन में एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। ऑक्यूपेशनल यानी जिस ऑक्यूपेशन में, जिस जगह पे आप काम करते हैं उसके साथ आप खुश हैं कि नहीं है। और सोशल एनवायरनमेंट, ऐसा तो नहीं है कि आप झगड़ते ही रहते हैं लोगों से, ठीक है। तो ये तीनों चीजों में अगर बैलेंस नहीं होगा, अगर आप इनमें ठीक से अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं इनको, तो क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट होगा। कॉन्फ्लिक्ट होगा तो आप माल एडजस्टमेंट की तरफ जाएंगे। दैट मीन्स आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे अपनी रियलिटी के साथ, अपनी वास्तविकता के साथ, अपनी सिचुएशंस के साथ, ठीक है जी। बात आगे बढ़े, चलें आगे बढ़े। देखिएगा एक बार, अगर हम बात करते हैं माल एडजस्टमेंट की, तो इसमें सिगमंड फ्रॉइड, जो कि बहुत बड़ा नाम है मनोविज्ञान में अपने आप में, ठीक है। सिगमंड फ्रॉइड क्या कहते हैं समझते हैं। अगर हम बात करें माल एडजस्टमेंट की यानी कुसमायोजन की, तो सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं इड, ईगो, इड को इड ही कहते हैं हिंदी में भी, ईगो यानी अहम, सुपर ईगो यानी पराअहम, इन 3 घटकों में होने वाले असंतुलन के परिणाम स्वरूप असामान्यता का उद्भव होता है। यानी जो कॉन्फ्लिक्ट है या कुसमायोजन है, उसका रीजन क्या है? एज पर सिगमंड फ्रॉइड, इड, ईगो और सुपर ईगो में क्या है? कॉन्फ्लिक्ट है, यानी इनमें बैलेंस नहीं है। अभी अपने आप में ही तीनों झगड़ते रहते हैं, इस पर अभी चर्चा करेंगे कि क्या कहानी है। असंतुलन यानी बैलेंस की कमी है इसमें, इड, ईगो और सुपर ईगो में। तो क्या होगा? माल एडजस्टमेंट होगा। इड क्या है? आपकी इच्छाएं, है ना, कि जो आपकी इच्छाएं हैं और जो आपकी वास्तविकता है, जिसको हम ईगो कह रहे हैं, और सुपर ईगो है जो आपकी बेसिकली मॉरलिटी है, जो प्रिंसिपल्स हैं। इन तीनों के बीच में बैलेंस नहीं क्रिएट हो पा रहा। मतलब जो आप चाहते हैं, जो वास्तविकता में है, जो होना चाहिए, इन तीनों में बैलेंस क्रिएट नहीं हो पा रहा, ठीक है। इड मतलब आपकी इच्छाएं, आपका मन है चॉकलेट खानी है ना। रियलिटी क्या है, वास्तविकता क्या है कि पैसे नहीं है, ठीक। या फिर दूसरी चीज क्या हो सकती है कि आप डाइट पे हैं या चॉकलेट आपको नुकसान दे सकती है, बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो सकती है। सुपर ईगो क्या कहेगा? बिल्कुल भी नहीं खानी, कोई मतलब नहीं है, है ना, ये तो काम ही गलत है,
ठीक, इड क्या कहेगा, ये इच्छा पे काम करेगा, चुपचाप से खा लो यार जितनी चॉकलेट मिले, बाद में जो होगा देखा जाएगा। ईगो बीच का रास्ता निकालेगा, है ना, कि यार एक पीस ले लो या फिर मतलब देख लो, चोरी नहीं करनी, या तो मांग लेंगे किसी से, मन है पैसे नहीं है तो, मतलब बीच का रास्ता निकालेगा। जब इन तीनों में बैलेंस क्रिएट नहीं होगा तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। आपकी इच्छाएं, आपकी रियलिटी और आप जो चाहते हैं, यानी आप जो चाहते हैं, जो होना चाहिए और जो है, इन तीनों के बीच में यदि बैलेंस नहीं होगा तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, तो कुसमायोजन आएगा, तो द्वंद्व क्रिएट होगा। किसके अनुसार, आपके सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार। तो ये तीन घटक हैं हमारी पर्सनैलिटी के, तीन एस्पेक्ट्स हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। ठीक है, इनमें अगर बैलेंस नहीं होगा माल एडजस्टमेंट की तरफ आपकी पर्सनैलिटी जाएगी। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है जी, बिल्कुल प्रियंका, डेली पढ़ेंगे, डोंट वरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं कि यार जितनी भी समस्याएं हैं ना, मतलब यार तो नहीं कहते होंगे वो, ये तो हम आम भाषा में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ठीक है, कि जितनी भी जो समस्याएं हैं ना, उनका कहीं ना कहीं जो कारण है वो मानसिक द्वंद्व है, वो मानसिक कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, आज नहीं होगी 9:30 पे क्लास, कल से करेंगे। एक वीडियो है आपकी जो आज 9:30 पे आएगी, बट रिकॉर्डेड नहीं होगी आज क्लास। ठीक है, मतलब सॉरी, लाइव नहीं होगी आपकी क्लास। चलिए फटाफट से 1 मिनट में कंटिन्यू करेंगे। ये बैच में कितना स्टूडेंट होते हैं, काफी हैं पूजा। नेक्स्ट वीक शायद एडमिशंस क्लोज कर देंगे। मैं 1 वीक तक थी नहीं तो इसी वीक हो जाते। देखिए, अगर हम बात करें देखिएगा एक बार, सीटेट वालों के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा हो सकता है, बट आजकल सीटेट का एग्जाम में थोड़ा सा परिवर्तन, तो आप पढ़ेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, सिगमंड फ्रॉइड ने तो यार नहीं कहा होगा ना वो तो ऑस्ट्रिया से थे, हो सकता है वहां तो ये शब्द तब तो बिल्कुल ही नहीं, और हिंदी है ये तो। देखिए, अगर हम बात करें, उर्दू भी हो सकती है, फ्रॉइड के अनुसार सब मानसिक रोगों का मुख्य कारण आंतरिक मानसिक संघर्ष तथा दमन है। यानी बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, यानी फ्रॉइड के अनुसार, द मेन कॉज ऑफ ऑल मेंटल इलनेसेस इज इंटरनल मेंटल कॉन्फ्लिक्ट एंड सप्रेशन। यानी जो आपका मानसिक द्वंद्व है कि ये नहीं, ये होना चाहिए, किसी ने कुछ कह दिया, आपके दिमाग में चला जा रहा है ना, इसके साथ रहूं कि उसके साथ रहूं, क्या है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है। दूसरा सप्रेशन। सप्रेशन क्या है, आपने दबा दिया चीजों को, आपको कोई बात बुरी लगी ना, तो आपने उसको समझने की कोशिश की, ना आपने उस पर लिख के सोचने की कोशिश की, ना उस व्यक्ति से बात करने की कोशिश की, बेसिकली आपने रिजॉल्व नहीं किया, आपने प्रोसेस नहीं किया। कोई घटना घट गई, ऐसा हम सभी के साथ होता है, ऐसा नहीं है कि हम जान के करते हैं, हमें पसंद है ये चीज करना, बट ऐसा होता है। हमारी ईगो जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म्स अपनाती है, जिन पे हम अभी आगे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो सप्रेशन क्या है, आपने दमन कर दिया, आपने दबा दिया। ठीक है, कि मान लीजिए कोई घटना घटी, आपने कहा कि ठीक है यार ये ब्रेकअप बाद में देखेंगे, अभी पहले फोकस कर लेते हैं एग्जाम पे, तो वो उस टाइम के लिए सप्रेस करना हो सकता है, आपको ठीक लगा हो, बट बाद में उसको रिजॉल्व करना जरूरी है। ठीक, तो ये जो दमन है, बेसिकली सिगमंड फ्रॉइड क्या कह रहे हैं कि जितने भी मानसिक द्वंद्व हैं, जो भी मेंटल इलनेसेस हैं, जो भी मानसिक बीमारियां हैं, उनका जो कारण है वो है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। कि आपके मन में, वो देखा होगा आपने मूवीज में या सीरियल्स में, कि एक आत्मा होती है या एक सोल होती है, अंदर से निकल के आ जाती है, वो शीशे के सामने जब आप बात कर रहे होते हैं उससे, है ना, वो क्या है, बेसिकली आपके अंदर वो मानसिक द्वंद्व चल रहा है। वो जो आपकी पर्सनैलिटी का इड, ईगो और सुपर ईगो वाला पार्ट है, वो वहां कॉन्फ्लिक्ट में है, बैलेंस में नहीं आ पा रहे। जो आप चाहते हैं, जो होना चाहिए और जो है, वो बैलेंस में नहीं है, तो क्या होगा, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट होगा। और अगर आप चीजों को दबाते रहेंगे तो ये दोनों ही मिलके बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे, एक टाइम पे बैकफायर करेंगे आपको कहीं ना कहीं, है ना, दिक्कत होगी। तो ये सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं ऐसा कि मानसिक रोगों का जो मुख्य कारण है वो है आंतरिक द्वंद्व और दमन, दबा देना, चीजों को डिस्कस करना या अपनी बात को क्लियर करना बहुत जरूरी है ना, या प्रोसेस करना बहुत जरूरी है। सबके प्रोसेस करने का तरीका सबका अलग हो सकता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। तो ये थी कहानी कुसमायोजन की, कि कुसमायोजन का रीजन क्या है, कैसे होता है। अब कुसमायोजित व्यक्ति के लक्षण कैसे पहचानेंगे कि आप भी वेल एडजस्टेड हैं कि नहीं है, या एक व्यक्ति जो है, सिम्टम्स क्या होंगे एक माल एडजस्टेड पर्सन के, जो कुसमायोजित है, जो प्रॉपर रूप से समायोजित नहीं है, एडजस्टेड नहीं है अपने एनवायरमेंट में, अपने रियलिटी के साथ। कैसे समझेंगे देखते हैं। पहला पॉइंट है अपने वातावरण के अनुकूल नहीं बन पाना। यानी जो आपका एनवायरमेंट आपसे डिमांड करता है। आपने एक सीरीज देखी होगी अभी, पंचायत करके एक सीरीज आई थी, उसका सीजन 2 आया था अभी, पहले पिछले साल आई थिंक सीजन 1 आया था। तो आप देखते हैं कि जो उसमें एक तरह से प्रोटेगोनिस्ट बोलेंगे, या जो हीरो है एक तरह से, या जो लीड है एक तरह से, ठीक है, वो हीरो तो पता नहीं इन लोग को कितना सही बोलना, बट ठीक है मान लेते हैं। ठीक, अगर हम बात करें
तो अपने वातावरण के अनुकूल नहीं बन पाना मतलब जो आपका एनवायरनमेंट है उसके अनुसार आप अडेप्ट नहीं कर पा रहे। तो जो बेसिकली वो मेन कैरेक्टर है उनको होती है दिक्कत, क्योंकि वो एक शहर का बंदा है और वो जाता है गांव में और वहां रहने में उसको समस्या होती है बहुत सारी रीजंस की वजह से, अपनी जॉब से खुश नहीं है ना। तो क्या हुआ, अपने वातावरण के अनुकूल नहीं बन पा रहे हैं। यानी शुरुआत में आप देख रहे हैं कि वो कुसमायोजित है, बाद में जाते जाते एडजस्टमेंट आ जाता है उस गांव में रहने का या अपनी सराउंडिंग्स के प्रति। बट हम देख पा रहे हैं कि जो एक कुसमायोजित व्यक्ति का लक्षण क्या है कि अपने वातावरण के अनुकूल नहीं बन पाना। कि आप, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों जैसे हो जाएं, आपका अपना कोई विचार ना हो, आपके अंदर कोई परिवर्तन का आपके अंदर परिवर्तन की कोई संभावना ना हो या आप कुछ चेंज ना करना चाहें, ऐसा नहीं है। अगर आप वेल एडजस्टेड हैं तब भी आप परिवर्तन की बात कर सकते हैं, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि जो भी आपके एनवायरनमेंट में चल रहा हो सब आपको अनुकूलित हो जाना है उस चीज में, आपको वो बस मान लेना है। गलत चीजें चल रही हैं तब भी मान लेना है, फिर तो ऐसे तो परिवर्तन ही नहीं आता कभी, है ना। सती प्रथा चली रही होती है या जो भी बुरी कुरीतियां हैं समाज में वो सब चल रही होती। ठीक, तो अनुकूलित बनने का मतलब है कि आप समझ पाए उस रियलिटी को जिस जगह पे आप हैं वहां एटलीस्ट। नहीं तो कई बार तो ऐसा होगा ना, अगर आप अपने एनवायरनमेंट में कहीं पर हैं और अगर आप बिल्कुल अगेंस्ट जा रहे हैं तो हो सकता है आप जीवित भी नहीं रह पाए। तो ये क्या होगा, माल एडजस्टेड व्यक्ति के लक्षण है कि वो अपने एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते, है ना। आपको पता होता है ना कई बार कि किसके सामने क्या बात करनी है। आपने देखा एक व्यक्ति से बहुत बार बात की, आपने यार इसको समझाने का कोई फायदा नहीं है, ये बिल्कुल दीवार में सर मारने के जैसा है। तो आप क्या होगा, एक तरह से वेल एडजस्टमेंट आपके अंदर आ गया कि यार इससे ज्यादा सर मारने का कोई फायदा नहीं है। तो आपको पता है कि आपके एनवायरनमेंट में क्या चीज काम करेगी और क्या चीज नहीं काम करेगी, ज्ञान की बात आपको कहाँ करनी है और कहाँ नहीं करनी है। ठीक, असामाजिक, स्वार्थी और दुखी रहना, यानी कि एंटी सोशल कह लीजिए, सेल्फिश और बिल्कुल हर टाइम सैडनेस, ये लक्षण है। यदि आपको दिखता है एक व्यक्ति ना तो समाज में किसी से बात करता है, सबसे तो लड़ाइयां होती हैं उसकी, और सेल्फिश है, कभी किसी की हेल्प अगर 2 पैसे की करनी पड़ जाए या 2 मिनट का कुछ बताना पड़ जाए तो बिल्कुल बताता नहीं है, और क्या है, दुखी रहता है, ऐसा इंसान फिर खुश रहेगा कहां से। ठीक है, तो मतलब ऐसा किसी की मदद करने से हम थोड़ा ना कम हो जाते हैं। तो और फिर सामाजिक होना भी जरूरी है, क्यों, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मैन इज अ सोशल बीइंग। तो हो सकता है आप सबसे आपको फर्क ना पड़े, बट आप नॉर्मल तो रह सकते हैं ना। जरूरी नहीं है कि सबकी जनकुंडली खोल के बैठ जाएंगे आप तभी सामाजिक कहलाएंगे, बट एक नॉर्मल रिलेशन आप मेंटेन कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, असामाजिक, स्वार्थी और दुखी रहना। एक व्यक्ति है जो सबसे चिड़चिड़ा, सबको गालियां देता है, सबसे बुरा भला बोलता है, कोई किसी से उसकी बनती नहीं है, स्वार्थी है, सेल्फिश है, उसका जो नेचर है वो बहुत ही मतलब अपने ही बारे में, बस दूसरों से फायदा मिल जाए, अपनी तरफ से 2 मिनट ना खर्च करनी पड़ जाए। दुखी रहना, सैडनेस, ये सब क्या है, एक माल एडजस्टेड व्यक्ति के लक्षण है। ठीक, फिर आता है मानसिक द्वंद्व। ये बच्चे के केस में भी आप पहचान सकते हैं कि वो अपनी रियलिटी में एडजस्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, आप उसको डील कर सकते हैं उस हिसाब से। मानसिक द्वंद्व यानी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, कुंठाग्रस्त के फ्रस्ट्रेशन जो है अगर कोई चीज बहुत लंबे समय तक चलती है, तथा तनाव से युक्त होना, स्ट्रेस में दिखेगा आपको, है ना। जो लोग खुश नहीं होते जॉब वगैरह में भी, तो आप देखते हैं कि वहां पे समस्या है। फिर कुछ लोग उस जॉब को छोड़ के हो सकता है कुछ और, याद कीजिए वो राजू रस्तोगी नहीं, दूसरा जो फ्रेंड था 3 इडियट्स में, है ना, जो 3 इडियट मूवी है, जो वो कैमरे वाला बंदा था, तो वो अपने पिताजी को लेक्चर देता है जाके कि कोई बात नहीं, अगर मैं कैमरा पर्सन बनता हूं तो क्या होगा, कम कमा लूंगा, एक छोटी गाड़ी होगी, छोटा घर होगा, बट खुश तो रहूंगा। दैट मीन्स वो क्या है, वो एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। एडजस्ट का मतलब ये नहीं है कि इसमें उसको वही जॉब कर लेनी चाहिए थी, बट उसको पता था कि वहां माल एडजस्टमेंट आएगा, जो कुंठाग्रस्त वो हो जाएगा एक समय पे, यदि वो करता है जो उसके पिताजी चाहते हैं। ठीक है, तो ये हुई कहानी, एक एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया। फिर आती है छोटी सी समस्या उत्पन्न हो जाने पर अपना संतुलन खो देना, यानी बात इतनी सी है बट बैलेंस बिगड़ जाता है, जरा सी बात पे दुनिया खत्म होने की नौबत आ जाती है एक व्यक्ति के लिए। तो ये जो संतुलन खो देने वाली बात है, दैट मीन्स ये किसी एक बात पे नहीं होगा, आपके मन में जब बहुत सारी चीजें चल रही होंगी तब आप छोटी छोटी बात भी आपको बड़ी लगती है, क्योंकि आप वेल एडजस्टेड नहीं है, आप बैलेंस में नहीं है, आप हार्मनी में नहीं है। आपकी जो पर्सनालिटी है किसी भी रीजन से हो सकता है, आपका फेस खराब हो, आप एक बुरे दौर से गुजर रहे हो, या फिर कुछ घटना घट गई हो, कुछ चीजों को आपने प्रोसेस ना किया हो, सप्रेस कर दिया हो, अगेन जो सिगमंड फ्रॉइड वाली बात थी। फिर आता है घृणा, द्वेष और बदले की भावना रखना, यानी आपके अंदर क्या है, आप हेट्रेड बहुत लंबे समय तक रखते हैं, है ना। कई बार क्या होता है कि हम अपने मन को जितना साफ रखेंगे उससे हमारा ही फायदा है, बाकी लोगों का नहीं है। ठीक, तो ये घृणा, द्वेष और बदले की भावना कि यार इससे तो बदला लेना है, इसको किसी ने आपके साथ कुछ गलत कर दिया, अब आपको वो जिंदगी भर याद तो रहेगा, ठीक है चलो कोई बात नहीं, बट उसको माफ कर देना सीखना चाहिए हमें, तभी हम प्रॉपर जी पाएंगे, है ना। ऐसा मेरे जीवन में मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि मैं जाने देती हूँ लोगों को, मतलब जो बुरा भी लगे, अगर कुछ बात लग गई है, ठीक है यार छोड़ो ना, आप अपना समय उस चीज में वेस्ट करोगे कि किसी को जवाब देना है, आप अपना काम कीजिए, जवाब अपने आप मिलेगा। ठीक है, तो वो द्वेष की भावना, और फिर इंसान को इंसान की तरह देखना
किसी को अगर समस्या है, जो इंसान मुझे नहीं भी पसंद, तब भी उसकी समस्या में मैं दुखी हो सकती हूँ, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम खुश हों किसी की समस्या को देख के, किसी की परेशानी को देख के। तो ये जो घृणा का भाव है, द्वेष का भाव है, बदले की भावना है, ये सब अगर आपको लगता है कि एक व्यक्ति बहुत ज्यादा रखता है, तो कह सकते हैं कि वो माल एडजस्टेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये थे लक्षण एक माल एडजस्टेड व्यक्ति के, या बच्चे के भी आप पहचान सकते हैं। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है अपनी पेडागोजी में कि आप बच्चों को उस तरह से समझाएं कि ये सब चीजें क्रिएट ना हो, आपकी वजह से एक बच्चा माल एडजस्टमेंट की तरफ ना जाए। ठीक है जी, बात आगे बढ़े। देखिए नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ माल एडजस्टमेंट, यानी कुसमायोजन के कारण। कुसमायोजन के कारण क्या हो सकते हैं? अभी हमने क्या समझा कि कुसमायोजित व्यक्ति कौन हो सकता है, कुसमायोजन में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, कैसे हम पहचान सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, नया बैच स्टार्ट हुआ है, आज पहली क्लास है। ठीक है, अगर हम नए बैच की बात करें, जिन बैचेस में चल रही है उनमें रोटेशन में चल के घूम के आएगी। फिजिकल इसके कारण कुसमायोजन यानी माल एडजस्टमेंट के, तो कुछ भौतिक कारण हो सकते हैं। फिजिकल का मतलब यहाँ ये नहीं है कि शारीरिक ही हो, शारीरिक समस्याएं भी हो सकती हैं, भौतिक कारण हो सकते हैं। सोशियो कल्चरल रीजंस हो सकते हैं, यानी सामाजिक सांस्कृतिक कारक हो सकते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक कारक, ठीक है। फिर आते हैं साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक कारक। आपके ब्रेकअप टाइप्स, और कोई घटना घट जाना जीवन में, किसी लव्ड वन का लॉस, है ना, मनोवैज्ञानिक कारक। तो ये 3 मुख्य कारक हो सकते हैं किसके, माल एडजस्टमेंट के, यानी कुसमायोजन के। भौतिक कारण क्या हो सकता है, भाई खाने को रोटी नहीं है, कहाँ से समायोजन की बात करेंगे, है ना। एक दिन मिलती है, दूसरा पता नहीं है कि क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या होगा, तो माल एडजस्टमेंट आएगा ही आएगा ऐसी सिचुएशन में। ठीक है, फिर है सोशियो कल्चरल कारक यानी फैक्टर्स, सामाजिक सांस्कृतिक कारक, है ना। समाज में बहिष्कृत कर दिया गया हो किसी रीजन से, या फिर आपको कोई चीज समाज में एक्सेप्टेबल ही नहीं है जो आप करना चाहते हैं, है ना, तो आपको वो चीज दिक्कत देगी। कुछ ऐसे रीतियां हो सकती हैं, कुछ ऐसे नॉर्म्स हो सकते हैं जिनसे आपको समस्या होती हो और आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो भी माल एडजस्टमेंट की तरफ कहानी जा सकती है। ठीक, फिर आती है बात साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक। कोई दुख है आपके जीवन में किसी भी तरह का, चाहे वो ब्रेकअप हो, चाहे वो किसी का लॉस हो, चाहे मन में ही आपने एक नेगेटिव कहानी बनानी शुरू कर दी है, आप पॉजिटिव साइड देख ही नहीं पाते हैं चीजों की, तो ये साइकोलॉजिकल होते हैं। तो ये कॉजेज हो सकते हैं माल एडजस्टमेंट के, जिनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला फिजिकल यानी भौतिक कारक, जो भी चाहे वो जलवायु हो आपकी, चाहे वो आसपास खाना पीना, जो भी बेसिक चीजें हैं जो आपकी फिजिकल नीड से संबंधित हो सकते हैं। फिर आता है आपका सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट्स या फिर कारक यानी फैक्टर्स। समाज और संस्कृति में कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जिनसे आपको समस्या रहती हो, जिनके साथ आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिनमें बदलाव की आवश्यकता है, और ऐसा हो सकता है कि उनमें सच में बदलाव की आवश्यकता हो, है ना। अब अगर हम ये कहें कि भाई लड़कियों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए रात के 2 बजे भी घूमने में या निकलने में, बाहर सेफ्टी होनी चाहिए, है ना, तो अब इसमें क्या गलत है जी? गलत तो इसमें कुछ नहीं है, बट आज की रियलिटी क्या है कि हो सकता है ये बदलाव 200 साल बाद आए, हो सकता है ये बदलाव 100 साल बाद आए, हो सकता है ये बदलाव 20 साल बाद आए, हो सकता है बड़े शहरों में आज भी आ गया हो, है ना। तो ये क्या हुआ बेसिकली, अब क्या आप वो 20 साल या 200 साल जीवित रहेंगे? नहीं। तो आपको अगर मतलब इस चीज को एक्सप्लोर करना है या फिर इस चीज में बदलाव लाना है, तो या तो इस पे काम करना पड़ेगा या फिर इसके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा या कोई और तरीका निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इस चीज को लेकर के कुंठित रहने लग जाएं, है ना, कि बड़ा खराब चीज है ना, पेट्रियार्की है, उसमें ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, तो आपको बेसिकली अगर हम सिर्फ प्रॉब्लम ही देखेंगे, अगर हम सिर्फ नेगेटिव साइड ही देखेंगे, तो हम माल एडजस्टमेंट की तरफ चले जाएंगे, हम एडजस्टेड पर्सनैलिटी नहीं बन पाएंगे, हम प्रॉपर एंजॉय नहीं कर पाएंगे जीवन को, या जी नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए खैर ये हुए 3 कारक, आगे बढ़ते हैं। अब मेंटल इलनेसेस अराइजिंग फ्रॉम माल एडजस्टमेंट। भाई आप अगर बहुत लंबे समय तक माल एडजस्टेड रहते हैं, देखो माल एडजस्टमेंट होना स्वाभाविक है, ऐसा जीवन में बहुत बार होगा कि आपकी जो रियलिटी है, जो आपकी इच्छाएं हैं, आशाएं हैं, वो कुछ और हैं। आप किसी चीज की आपने तैयारी की, अपने पूरा जीवन लगा दिया, मतलब पिछले 5 साल आपने बहुत अच्छी तैयारी की, आपका ऑलमोस्ट आप उस चीज में सक्सेसफुल होने की कगार पे थे, कोई एग्जाम दिया, यूपीएससी हो सकता है, कोई और एग्जाम हो सकता है, पेपर ही नहीं आया, आप ओवर एज हो गए या कुछ भी हो गया, टीचिंग की तैयारी की मान लीजिए। अब इसमें आपका तो कोई ऐसा वो नहीं था कि आपने कोई पाप कर दिया हो ये करके, है ना, बट अगर ये क्या हुआ, माल एडजस्टमेंट हो गया उस समय के लिए, ठीक। अगर ये माल एडजस्टमेंट लंबे समय तक रह जाए तो मेंटल इलनेसेस
क्रिएट हो जाएंगी, है ना, मानसिक बीमारियां बन जाएंगी, है ना। ब्रेकअप हो गया ठीक है, 2 महीने रोना ठीक है, 2 साल भी हो सकता है किसी को लग जाए, बट 20 साल हो गए अगर किसी को, आपको मजाक लग रहा होगा, मैंने देखे हैं ऐसे केसेस भी, मतलब वो मानसिक बैलेंस ही खो देते हैं लोग। अब अगर ये माल एडजस्टमेंट आप अपनी रियलिटी के साथ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, रियलिटी को, या उसके साथ समायोजन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये मेंटल इलनेस में कन्वर्ट होगा, ये क्या होगा, मानसिक बीमारियों में कन्वर्ट हो जाएगा, समस्या हो जाएगी। तो कुसमायोजन से क्या होती है, बीमारियां, मानसिक रोग भी उत्पन्न होते हैं। अगर कुसमायोजन बहुत लंबे, देखो ऐसा जीवन में बहुत बार होगा कि माल एडजस्टमेंट आए, कोई सिचुएशन आई, आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, आप रियलिटी और जो आपकी इच्छा थी दोनों बीच में बैलेंस नहीं क्रिएट हो पा रहा, और आप अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये कुछ टाइम तक रहेगा, बट आप रिजॉल्व कर लेंगे। अगर ये लंबे समय तक रहता है तो मानसिक रोग होने की आशंका बन जाती है। जैसे तनाव रहने लग जाएगा, किसी बात से आप दुखी हैं, अब वो चीज रिजॉल्व हो ही नहीं पा रही है, आपके दिमाग से निकल ही नहीं पा रही है, तो स्ट्रेसफुल लाइफ आप जी रहे हैं, स्ट्रेस डेली है, या फिर आपका बॉस है, आप पे प्रेशर है बहुत ज्यादा, तो वो आप जब एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं रियलिटी के साथ या सिचुएशन के साथ, तो स्ट्रेस में है। एंग्जाइटी, लंबे समय तक जब कोई चीज रिअकर करती है, बार बार ऑटो पायलट पे चली जाती है, तो वो एंग्शियस होना या एंग्जाइटी क्रिएट हो जाती है, दुश्चिंता बोलते हैं इसको। दबाव यानी प्रेशर, किसी चीज का प्रेशर या एक्सटर्नल दबाव आपके ऊपर है। फ्रस्ट्रेशन यानी कुंठा, बहुत समय तक चीजें भरी हुई है अंदर, और वो क्या होगा, एक तरह बहुत सारी चीजों से कुंठा क्रिएट होगी, ठीक है, ज्यादा समय तक रहे तो एंग्जाइटी, और अगर बहुत सारी चीजों से एक साथ विस्फोट हो रहा है तो वो फ्रस्ट्रेशन है, ठीक। तो ये सारे मानसिक रोग बन सकते हैं या मेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और भी फिर डिप्रेशन से लेकर और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं इसमें, जो माल एडजस्टमेंट के कारण होंगी यदि लंबे समय तक रहता है। अब 4 प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट किसने दिए हैं, कर्ट लविन ने दिए हैं, कर्ट लुइन बोलते हैं जिनको, जिन्होंने फील्ड थियरी दी है। तो कॉन्फ्लिक्ट पे बात करेंगे, द्वंद्व पे बात करेंगे, और उनको डील करने के तरीके पे बात करेंगे, ठीक है, कि जो द्वंद्व है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, उनके साथ कैसे हम डील करेंगे। इंसान कह रहे हैं कि गुड सेशन, अच्छा धन्यवाद जी। चलें फिर कॉन्फ्लिक्ट समझे, कॉन्फ्लिक्ट क्या है, चलिए समझेंगे। चलिए आते हैं, अगर हम बात करें यहाँ पे दुविधा की या कॉन्फ्लिक्ट की, कॉन्फ्लिक्ट है संघर्ष एक तरह से, या द्वंद्व कह सकते हैं हम नॉर्मल भाषा में, तो हम टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की बात करेंगे कि कितने टाइप कॉन्फ्लिक्ट के हो सकते हैं, फिर उनको डील करने के क्या तरीके हो सकते हैं, एडजस्टमेंट के क्या तरीके हो सकते हैं, इन सब पे एक एक करके बात करेंगे, ठीक है। कोई बोर तो नहीं हो रहा ना, ये अच्छा टॉपिक है, हम प्रॉपर डिस्कस कर रहे हैं, इस पे बात करेंगे। आज खाना नहीं मिला है इसलिए गुस्से में दिख रही हैं, मैम को आज खाना नहीं मिला है। अरे नहीं यार गिल्लू, एक्चुअली चक्कर क्या है ना कि ये डिस्कशन जरूरी है। अगर मैं कमेंट्स क्या होते हैं, कई बार भटका देते हैं, या डिस्कशन में क्या होता है, बाधा बन जाते हैं, तो फोकस जो है वो पूरा इसी चीज पे है। थोड़ा सा टायर्डनेस भी है, बाकी तो सब बढ़िया है ना। खाने वाने की कोई बात नहीं, भगवान की दुआ से, आपकी कृपा है, खाना टाइम पे मिल जाता है ना, खाने की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए खैर समझते हैं। नहीं, ये यूट्यूब पे इस बैच की यही वाली क्लास फ्री है, बाकी तो बैच में ही होंगी क्लासेस, ठीक है। कई लोगों को ये रहता है कि पता नहीं बैच में क्या पढ़ रहे हैं, तो आपको आइडिया हो इसलिए, ठीक है। ये पीडीएफ भी आपको मिलेगी, और वो नोट्स भी मिलेंगे, जो आपकी यूनिट वाइज नोट्स है ना, हैंड रिटन। चलिए खैर, ये क्लास आप करियरवेल ऐप पे भी जाके डाउनलोड करके देख सकते हैं, और अभी ये जो पहली दूसरी क्लास है, आई थिंक वो रहेंगी सभी के लिए ओपन। चलिए आते हैं, टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट यानी द्वंद्व के प्रकार। अब ये जो द्वंद्व हैं, ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, दो चीजों में संघर्ष, ये भी कई प्रकार के हो सकते हैं। तो कर्ट लेविन और उनके सहयोगियों ने मेन जो है वो 4 प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट की बात की है। वो 4 प्रकार कौन से हैं संघर्ष के या द्वंद्व के, वो हैं आपके अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, अवॉइडेंस, अप्रोच अवॉइडेंस, और मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस। हिंदी में भी करेंगे इनको, डोंट वरी, समझिएगा। ये बेसिकली बस आपको पता होना चाहिए कि आपको आइडिया हो कि चीजें हैं क्या। अब इसमें 2 वर्ड यूज हुए हैं, एक वर्ड यूज हुआ है अप्रोच, दूसरा वर्ड यूज हुआ है अवॉइडेंस। एक वर्ड यूज हुआ है अप्रोच, दूसरा वर्ड यूज हुआ है अवॉइडेंस। अवॉइडेंस हम समझते हैं, अवॉइडेंस समझते हैं, सिंपल बात है, अवॉइड करना किसी चीज को, हटाना दिमाग से, है ना। और अप्रोच क्या है, अप्रोच करना किसी को, ठीक है। तो उपागम कहते हैं अप्रोच को, अप्रोच को हम उपागम कहेंगे हिंदी में। अ वे ऑफ डूइंग और थिंकिंग अबाउट समथिंग, यानी किसी कार्य को करने या सोचने का, चिंतन का तरीका अप्रोच हो सकती है। हम भाई कहा जाता है ना तुम्हारी अप्रोच में कमी है, तो उसको ठीक करो। दैट मीन्स द वे यू आर डूइंग समथिंग और द वे यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग, उसमें समस्या है, ठीक। अगर हम बात करें अ वे ऑफ डूइंग और थिंकिंग अबाउट समथिंग, यानी किसी कार्य को
करने या किसी विषय पे चिंतन करने का तरीका, चिंतन का तरीका क्या कहलाएगा? अप्रोच कहलाएगा, उपागम कहलाएगा कि भाई ये वे है आपका किसी चीज को करने का, किसी चीज से डील करने का, आपका ये वे है, ये तरीका है, ये टूल है एक तरह से। ठीक, तो हम इसको अप्रोच कहेंगे कि आपकी अप्रोच क्या है। ठीक है, अवॉइडेंस है जब आप बचना चाह रहे हैं किसी चीज से, इस चीज में आप किसी चीज को अप्रोच करना चाह रहे हैं, आप करने का तरीका ढूंढ रहे हैं, सोचने का तरीका ढूंढ रहे हैं, ये वे हो सकता है। और अवॉइडेंस है आपका बचना एक तरह से। अवॉइडेंस यानी बचाव, ये क्या है भाई? एन एक्ट और प्रैक्टिस ऑफ अवॉइडिंग और विथड्रॉइंग फ्रॉम समथिंग, यानी आप कोई एक कार्य कर रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी चीज से बचने की, बचाव की, या फिर उस चीज से निकलने की, विथड्रॉल की। विथड्रॉल क्या है? कि आपको अटेंड ही नहीं करना, आपको इन्वॉल्व ही नहीं होना उस चीज से, आप हट ही गए, तो वो है अवॉइडेंस। मतलब आप चाहते हैं कि उस चीज से बच जाएं, उसमें आपको इन्वॉल्व ना होना पड़े। राइट, हाँ, टाइम 6 बजे हो जाएगा, डोंट वरी, कल से ही टाइम 6 बजे होगा। ठीक है, चलिए खैर इतनी बात आज की। पेडागोजी अभ्यास वाली सीरीज बिल्कुल चलेगी यार, क्यों नहीं चलेगी, कल से चलेगी यूट्यूब पे। आज तो ये वाली ही क्लास हो रही है तो इसी को रखते हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर है, समझते हैं। चलिए क्या कहानी है समझेंगे। अगर हम बात करें, अवॉइडेंस और अप्रोच हमने समझ लिया, उपागम उपागम द्वंद, यानी अप्रोच अप्रोच, ये पहला टाइप है। 4 प्रकार हैं जो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, उपागम उपागम द्वंद। यानी अप्रोच मतलब वे ऑफ डूइंग समथिंग, यानी करना चाहते हैं आप किसी चीज को। ठीक है, ये भी वे है, यानी दोनों ही पॉजिटिव हैं कि ये भी ऑप्शन अच्छा है, ये भी ऑप्शन अच्छा है, दोनों में से कुछ भी चूज कर लो, आप खुश हैं। ठीक, अगर हम बात करें तो लीस्ट स्ट्रेसफुल, ये जो आपका 4 प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट थे ना, उसमें से सबसे कम जो स्ट्रेसफुल है वो यही है, यानी सबसे इजी है वो यही है। भाई 2 टी-शर्ट पहननी है, कोई भी पहन लो, दोनों ही अच्छी हैं, आपके पसंद की हैं। ठीक, तो कोई स्ट्रेस नहीं है, दोनों में से कुछ एक चूज करना है, दोनों ही पॉजिटिव हैं, अप्रोच करना चाहते हैं आप दोनों को आप करके देखना चाहते हैं। ठीक, तो लीस्ट स्ट्रेसफुल है। भाई पेन है, 2 पेन है, एक ये पेन है एक ये पेन है, दोनों सेम ही चलते हैं, कलर में अंतर है, एक जैसे ही है, कोई भी चूज कर लो फटाफट से। क्या है? अप्रोच अप्रोच, दोनों ही बढ़िया, नुकसान किसी में नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी को नहीं चाहते हैं, दोनों ही अच्छे लगेंगे आपको। ठीक, तो उस केस में क्या है? अप्रोच अप्रोच वाला केस है। ठीक, फिर आता है ईच ऑफ द चॉइसेस आर पॉजिटिव, यानी दोनों ही चॉइस जो है वो पॉजिटिव है, कोई नुकसान नहीं है। चाहे चॉकलेट मंच खा लो, चाहे 5 स्टार, आपको दोनों ही पसंद है, तो दोनों में से कोई भी उठा ली और चूज कर ली। ठीक है, तो ये क्या हुआ? पॉजिटिव। दोनों ही चॉइसेस जो हैं वो पॉजिटिव हैं, या जितनी भी चॉइसेस हैं वो सब पॉजिटिव हैं। ईच ऑफ द चॉइसेस यूजुअली रिजॉल्व्ड बाय मेकिंग अ डिसीजन। अब इस कॉन्फ्लिक्ट कितनी देर का है? जब तक आप चूज नहीं कर रहे हैं। जैसे आपने चूज कर लिया, कॉन्फ्लिक्ट खत्म, क्योंकि दोनों पॉजिटिव थे। भाई दोनों पेन में से जो भी ले लिया, बात खत्म हो गई। अब थोड़ा ना सोचते रहोगे नहीं वो वाला चाहिए था, ये वाला चाहिए था। तो आपने क्या किया? रिजॉल्व कर लिया इसको एक डिसीजन लेकर के। तो इसको कहते हैं अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, यानी उपागम उपागम द्वंद। ठीक है, देखिए इसमें सिंपल ये हो सकता है, भाई 2 टी-शर्ट हैं और आपको उठा करके पहन लेनी है, दोनों में कोई नुकसान तो होगा नहीं, टी-शर्ट्स ही हैं दोनों, है ना, पहन के जाना है। आप ही ने कपड़े लेके आए होगे, आप अपने लिए, तो पसंद ही होगा तभी लाए होगे। ठीक, तो दोनों चीजें, दोनों में से कुछ भी चूज किया, अप्रोच अप्रोच, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। जैसे आपने डिसीजन लिया, कॉन्फ्लिक्ट खत्म, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव थे। तो अप्रोच अप्रोच में क्या होता है? दोनों ही जो चॉइसेस हैं, या जो भी ईच चॉइस क्या है वो पॉजिटिव है, ईच चॉइस इज पॉजिटिव। ठीक है, दोनों ही पॉजिटिव है। ठीक है, भाई आपको शादी करनी थी, अरेंज मैरिज में 2 रिश्ते आए और दोनों सेम पोस्ट पे हैं, सेम जैसी ही ऑलमोस्ट स्थिति है, फैमिली में भी कोई ज्यादा खास अंतर नहीं है, आपको जो ठीक लगा आपने चूज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब यही चीज अगर लव मैरिज में होती तो हो सकता है कि मतलब चाहे आपको अरेंज मैरिज में कितना भी कुछ भी अच्छा दिख रहा होता, फिर भी आपको कॉन्फ्लिक्ट रहता कि यार चूज तो इसी को करना है। तो यहाँ तो दोनों ही पॉजिटिव हैं, दोनों में से कुछ भी चूज कर लिया आपने। ठीक है, तो यहाँ पे समस्या नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, ये हुआ अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। भाई 2 सब्जेक्ट हैं, बच्चे के फेवरेट हैं दोनों ही, कोई सा भी पढ़ा दीजिए, कोई भी चैप्टर दोनों में से, दोनों में खुश हो जाएगा वो। ठीक है, अवॉइडेंस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट क्या है अब देखते हैं। अब यहां से ये थोड़ा सा और खतरनाक बनना शुरू हुआ कि अवॉइडेंस अवॉइडेंस, दोनों को ही आप अवॉइड करना चाहते हैं, दोनों ही नेगेटिव हैं आपके लिए, और फिर भी दोनों में से एक तो चूज करना पड़ेगा, तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया दिमाग में। भाई ना तो ये पसंद है ना ये पसंद है, आपको तो अरेंज मैरिज करनी ही नहीं थी। ठीक है, नहीं 3rd बैच अभी चलेगा, डोंट वरी दीपिका, वो जो भी टॉपिक्स आपके बचे हुए हैं वो कंप्लीट होंगे। अवॉइडेंस अवॉइडेंस सारे बैचेस ऐसे ही चलेंगे जैसे चल रहे थे। परिहार परिहार द्वंद्व कहेंगे इसको, मोर स्ट्रेसफुल, इसमें स्ट्रेस ज्यादा है, क्योंकि दोनों ही जितनी भी चॉइसेस हैं आप उनमें से उनको लेना नहीं चाहते, है ना, वो आपको पसंद नहीं है। नीदर चॉइसेस पॉजिटिव, ये पेपर में पूछा जाता है, हल्के में मत लेना इसको, पूछा जा चुका है, रीट में भी और भी 1-2 जगह पे पूछा जा चुका है। ठीक,
तो मोर स्ट्रेसफुल यानी ज्यादा यहाँ पे स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है। नीदर चॉइसेस पॉजिटिव, दोनों में से कोई पॉजिटिव नहीं है, जो भी या जितनी भी चॉइसेस हैं उनमें से कोई कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। रिजॉल्व बाय मेकिंग अ डिसीजन, अगेन आपको डिसीजन तो एक लेना पड़ेगा कि भाई या तो दोनों को ही नहीं चूज कर रहे हो या कोई एक चूज कर लिया, आपने डिसीजन लिया तो आपने रिजॉल्व कर दिया इस प्रॉब्लम को, ठीक है। तो दो चॉइसेस थी और दोनों में से दोनों ही नेगेटिव हैं। अब द्वंद तो है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, क्योंकि आप दोनों में से कुछ भी नहीं चाहते, ना तो आपको मैथ्स पढ़ना है और ना आपको साइंस पढ़नी है ना, बट दोनों में से कुछ चूज करना है। तो इस केस में आपको एक डिसीजन लेके रिजॉल्व करना पड़ेगा इस प्रॉब्लम को, सिंपल बात है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट है अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट क्या है, उपागम परिहार द्वंद। एक तरफ है अप्रोच, मतलब मान लो कि पॉजिटिव है जिसको आप करना चाह रहे हैं, अवॉइडेंस मतलब आप अवॉइड कर रहे हैं यानी नेगेटिव है, ठीक है, यानी नेगेटिव है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे किस चीज की, उपागम परिहार द्वंद की, अकर्स व्हेन अ चॉइस हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स। अब आपके सामने एक ये चॉइस है, एक ये चॉइस है ना, इधर मैथ्स है और इधर साइंस है, ठीक है। मैथ्स लेने के अपने फायदे हैं, या फिर अगर हम कहें आपको मेडिकल चूज करना है उसके अपने फायदे हैं, इंजीनियरिंग चूज करना है उसके अपने फायदे हैं। तो दोनों ही चॉइसेस के क्या है, अपने फायदे और नुकसान हैं। इसके भी कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव हैं और इधर इसके भी कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव हैं, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा, आपकी एक चीज होगी जिसको आप कुछ रीजंस की वजह से इसको चूज करना चाह रहे होंगे, कुछ की वजह से छोड़ना चाह रहे होंगे, है ना। इसमें भी क्या हुआ, कुछ रीजंस ऐसे हैं जिनकी वजह से आप चूज करना चाह रहे हैं साइंस को, कुछ रीजंस ऐसे होंगे जिनकी वजह से आप चूज नहीं करना चाह रहे हैं, छोड़ना चाह रहे हैं। यानी एक ही चॉइस में अप्रोच भी है और अवॉइडेंस भी है, यानी आप उसको करना भी चाहते हैं और नहीं भी करना चाहते हैं। समझ पा रहे हैं बात को। तो क्या होगा भाई, अप्रोच अवॉइडेंस में, उपागम परिहार में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, है ना, क्योंकि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट दिख रहे हैं एक सिचुएशन के, ठीक। तो ये अप्रोच अवॉइडेंस हो गया। अप्रोच को यहाँ पॉजिटिव मानिएगा, अवॉइडेंस को यहाँ नेगेटिव मानिएगा, तो आप समझ जाएंगे कि कहानी चल क्या रही है पेपर में, ठीक है। बात इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आज बिल्कुल छुट्टी है 9:30, मजे कीजिए, यही वीडियो दोबारा देखिए, टॉपिक अच्छा है, समझिए इसको, नोट डाउन कीजिए, या फिर पीडीएफ आप करियर के नोट सेक्शन जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिन्होंने बैच नहीं भी लिया है वो भी, क्योंकि शुरुआत के जो 1-2 सेशन या वो होते हैं वो सभी के लिए एक्सेसिबल होते हैं। चलिए आते हैं। तो अकर्स व्हेन अ चॉइस हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स, एक चॉइस में जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स हैं तब अप्रोच अवॉइडेंस की स्थिति बनती है कि आपको एक इंसान पसंद भी है बट उसमें ये चीजें नहीं पसंद, तो क्या होगा, आप चाहते भी और नहीं भी चाहते। फिर आता है फोर्थ, है ना, लाइफ से जोड़ के देखोगे तो हर टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और ये तो वैसे भी साइकोलॉजी वाले टॉपिक्स हैं या एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, डेवलपमेंट से संबंधित टॉपिक्स हैं, तो ईजी हो जाता है समझने के लिए। नहीं, सीटेट में आप इसको अवॉइड कर सकते हो, है ना, सीटेट वाले इससे बच सकते हैं अभी के लिए, तो एटलीस्ट अभी तक बहुत ज्यादा सीटेट में नहीं पूछा जाता, या इवन पूछा ही नहीं जाता, मतलब प्रयोग में नहीं है ये टॉपिक, इनडायरेक्टली आपसे पूछ सकता है। मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट यानी बहु उपागम द्वंद, ये सबसे खतरनाक है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स, सबसे ज्यादा जो जटिल है वो यही अप्रोच और अवॉइडेंस का कॉम्बिनेशन है। ये फोर्थ है, लास्ट है, 4 ही थे, अभी और भी चीजें इसमें जो हमें समझनी है। मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट यानी बहु उपागम द्वंद, यानी कई सारी अप्रोच है, यानी कई सारे रीजन है जो पॉजिटिव है और कई सारे रीजन है जो नेगेटिव है। अभी तो वहां तो एक एक की बात कर रहे थे हम, अब यहाँ पे मल्टीपल, एकदम दिमाग हो जाएगा कॉम्प्लेक्स, दिमाग खराब हो जाएगा आपका एक तरह से, क्योंकि इतने सारे पॉजिटिव चीजें, इतनी सारी नेगेटिव चीजें, आपको एक चीज में 36 चीजें नजर आ रही हैं, ठीक। तो ये सबसे ज्यादा जटिल है ऐसी सिचुएशन। ईच ऑफ सेवरल अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन हैज इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, यानी कि हर एक एक्शन के अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, पॉजिटिव चूज कर रहे हो उसके भी एडवांटेजेस, उसके भी डिसएडवांटेजेस, नेगेटिव चूज कर रहे हो उसके भी एडवांटेजेस, उसके भी डिसएडवांटेजेस, यानी मोर कॉम्प्लेक्स हो गया, ये और खतरनाक हो गया एक तरह से, ठीक है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये 4 हैं, ये फैक्चुअली आपको याद होने चाहिए, ठीक। अब सॉल्यूशन क्या है, एडजस्टमेंट करें कैसे, लाएं कैसे, तरीका क्या है एडजस्टमेंट के। तो एडजस्टमेंट के 2 तरीके होते हैं, एक होता है डायरेक्ट तरीका यानी प्रत्यक्ष, कि आप अपनी रियलिटी के साथ कैसे एडजस्ट करें, कैसे एक वेल एडजस्टेड पर्सनैलिटी बने। एक तो है इसका प्रत्यक्ष तकनीक या डायरेक्ट वे, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट वे यानी अप्रत्यक्ष तकनीक, अप्रत्यक्ष तकनीक, राइट। कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में हो रही हो तो बताओ एक बार। केवीएस देखो इस साल आना चाहिए, इतने आप तैयारी करो, ठीक है, बहुत बढ़िया। नहीं, केवीएस में हेल्प करेगा ये पेडागोजी सेशन, बिल्कुल। ये बैच एजुकेशन नेट वगैरह को लेकर के टारगेटेड नहीं होता, बट कुछ लोग फिर भी ले लेते हैं ये बैच,
जो लोग नेट साइकोलॉजी या नेट एजुकेशन कर रहे हैं अपनी मर्जी से, है ना। हाँ, मैं तो ये नहीं कहती हूँ कि ये उसके लिए है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कॉमन है वहां पे और यहाँ पे, ठीक है ना। तो उस सिचुएशन में ये टोटली आपकी चॉइस हो जाती है। चलिए आते हैं, अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीकों की, तो डायरेक्ट तरीका क्या है एडजस्ट करने का आपकी सिचुएशन में, या एडजस्ट वेल एडजस्टेड पर्सनालिटी बनने का। तो मेथड्स ऑफ एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, समायोजन की विधियां, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या है, एक मिनट रुकना। अगर हम बात कर रहे थे कि भाई एक है डायरेक्ट तरीका, यानी प्रत्यक्ष या समस्या समाधान विधियां, इनको डायरेक्ट वेज और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स कहते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग कब होती है, जब हम डायरेक्टली किसी चीज को अप्रोच करते हैं कि भाई ये समस्या है, अच्छा इसको सॉल्व करते हैं, तो या तो डायरेक्ट तरीका कह लीजिए या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज या मेथड्स कह लीजिए। दूसरा है इनडायरेक्ट और डिफेंस ओरिएंटेड मैकेनिज्म्स, यानी अप्रत्यक्ष या फिर बचाव केंद्रित युक्तियां, डिफेंस ओरिएंटेड मेथड्स। देखिएगा ये आप लोगों ने कुछ तो गड़बड़ की है इसमें, एक मिनट रुकना। खैर चलिए समझते हैं फटाफट से। अगर हम बात करते हैं डिफेंस ओरिएंटेड मेथड्स की, हाँ, डिफेंस ओरिएंटेड मेथड्स कौन से हैं, जो अपने आप को बचाव के लिए हमारा दिमाग, हमारा ईगो, हमारा अहम यूज करता है ताकि हम अपना मेंटल बैलेंस ना खो दें, हम मानसिक रूप से ग्रस्त ना हो जाएं, बीमार ना हो जाएं। इसलिए बेसिकली, या फिर बीमार भी छोटा शब्द होगा, हम अपना आपा ना खो दें, एक तरह से हम एक लाइन क्रॉस ना कर जाएं, हम बिल्कुल खराब स्थिति में ना चले जाएं मेंटली, है ना। और हमारा दिमाग हमें बचाने के लिए डिफेंस ओरिएंटेड मेथड्स या इनडायरेक्ट वेज अपनाता है जब हम डायरेक्ट तरीके यूज नहीं कर पाते। चलिए समझते हैं दोनों, कोई बहुत मजेदार टॉपिक है। डायरेक्ट और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स कौन से हो सकते हैं एडजस्टमेंट के, यानी आपको समायोजन करना है अपनी परिस्थितियों के अनुसार, तो डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष तरीके या समस्या समाधान आप डायरेक्ट करेंगे, तो उसमें आप, ये हेल्दी तरीके हैं, ये एक तरह से हेल्दी तरीके हैं जिनमें आप डायरेक्टली किसी समस्या का समाधान कर रहे हैं। जो डायरेक्ट वेज हैं वो हेल्दी हैं, जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो उस उतने हद तक हेल्दी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब वो काम कर रहे होते हैं तो हमें पता नहीं होता, वो सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली काम कर जाते हैं और हमें पता भी नहीं होता, तो वो हेल्दी नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें सॉल्विंग और रिमूविंग ऑब्स्टेकल्स, यानी सिंपल तरीका, डायरेक्ट तरीका क्या हो सकता है, एक कि भाई जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं, जो भी आपको समस्याएं या बाधाएं नजर आ रही हैं, आप डायरेक्टली उनको या तो सॉल्व कर दें या रिमूव कर दें। भाई आपको लगता है परिवार में समस्या है तो आपको नौकरी लेनी चाहिए, तो आपने मेहनत की, आपने नौकरी ले ली, ये हो गई प्रॉब्लम सॉल्व, यानी आपने उस ऑब्स्टेकल को हटा दिया, ठीक। या फिर आपको लगता है कि शोर आता है कहीं से, तो आपने बोल दिया सीधा सीधा कि भाई घर में इस टाइम पे टीवी नहीं चलेगा क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी होती है, या फिर आप लाइब्रेरी चले गए। तो आपने क्या किया, या घर में बहुत शोर है या माहौल अच्छा नहीं रहता तो आप लाइब्रेरी चले गए। आपने क्या किया, उस ऑब्स्टेकल को, उस बाधा को, वो जो प्रॉब्लम थी सामने, उसको हटा दिया, आपने वो सॉल्व कर दिया, उसको उसका सही तरीका ढूंढ लिया, तो आप एडजस्टेड हो गए। नहीं तो आप रोज चिड़चिड़े रहेंगे, क्यों? क्योंकि आप पढ़ नहीं पा रहे, घर में शोर शराबा रहता है, या कुछ काम चल रहा है, या फिर लोग सपोर्टिव नहीं है, या तो फिर आप रात को पढ़ रहे हैं। तो आपने क्या किया, या तो आप रात को पढ़ेंगे, आप लाइब्रेरी चले गए, या आपने घर वालों को कह दिया भाई इस टाइम शांत रहो। तो ये क्या हुए, डायरेक्ट सॉल्विंग वेज हो गए, मतलब आपने डायरेक्टली सॉल्व कर लिया प्रॉब्लम को, जो ऑब्स्टेकल थी उसको डायरेक्टली हटा दिया, ठीक है बात, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये डेमो ही है श्रेया, मतलब डेली नहीं चलेगी, डेली वैसे चलेगी बैच में, यहां नहीं चलेगी। सेकंड देखिएगा एक बार, चेंजिंग, यहां का करिकुलम अलग रहता है, चेंजिंग प्लान और फाइंडिंग न्यू वेज। दूसरा डायरेक्ट मेथड क्या हो सकता है कि आपने प्लान चेंज करके देख लिया, भाई ये वाला तरीका काम नहीं कर रहा, फेल हो गए पेपर में, आपने बी प्लान अपनाया, बी ने काम नहीं किया, सी अपनाया, मतलब आप प्लान में चेंज ला रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ रही होगी ना अगर आप फेल हो रहे हैं तो। और फाइंडिंग न्यू वेज, या फिर आपने नए तरीके अपनाए, किसी चीज को करने के नए ढंग से करने के तरीके अपनाए, जो प्लान है उसको चेंज किया या फिर नए प्लान को अडॉप्ट किया। तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट तरीका हो गया कि भाई कार्यविधि में परिवर्तन या अन्य मार्ग खोजना, है ना, ठीक है। चेंजिंग प्लान, आपने या तो प्लान बदल के देखा या फिर नया कोई तरीका ढूंढ के देखा, है ना। क्लियर है, रिलेशनशिप से सबको बहुत अच्छे से समझ में आता है। हाँ 3 मिलियन होने वाले हैं, बिल्कुल तेज प्रताप जी, आप लोग का प्यार है ना। रिलेशनशिप के एग्जांपल से सबको बहुत बढ़िया समझ में आता है। तो या तो आपने प्लान को चेंज किया, भाई बातचीत की, समझाने की कोशिश की कि ऐसे चीजें चल पाएंगे तो ऐसे चला लेते हैं, नहीं तो नए तरीके अपना लिए। अब नए तरीके में खतरनाक चीजें हो सकती हैं, हो सकता है आप अलग हो गए हो, सेपरेट हो गए हो सकता है आपने कुछ और नया तरीका अपनाया हो चीजें ठीक करने का। तो ये क्या, एडजस्टमेंट करना है आपको अपनी रियलिटी के साथ। फिर आता है रिप्लेसमेंट, लक्ष्य का प्रतिस्थापन। भाई आपको लग रहा है एक लक्ष्य है जो प्राप्ति जिसकी नहीं हो पा रही, अचीव नहीं कर पा रहे हैं आप,
तो क्या किया आपने, पलट दिया इसको, आप प्रतिस्थापन कर दिया, चेंज कर दिया, एक तरह से रिप्लेस कर दिया उसको कि भाई ठीक है पहले यूपीएससी करना था, नहीं बन पा रही बात, आपका सब्जेक्टिव पेपर्स में आप उतने अच्छे नहीं है, लिखने में आप उतने अच्छे नहीं, बट मैथ्स और इंग्लिश बहुत अच्छी है आपकी, तो आपने कहा चलो यार एसएससी करते हैं, है ना, मेरी स्ट्रेंथ यहाँ पे है, ठीक है। या फिर अलग अलग हो सकता है भाई, केवीएस हो सकता है, डीट प्लस भी हो सकता है, ठीक। तो आपने क्या किया, लक्ष्य का प्रतिस्थापन कर लिया, ठीक है, कि जरूरी नहीं है यार गवर्नमेंट जॉब ही करूं, यहाँ पे करता हूँ प्राइवेट और मुझे पता है मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, ये करता हूँ, ये करता हूँ, ये करती हूँ और ये करके वहां पहुंच जाऊंगी। तो आपने अपना लक्ष्य चेंज कर दिया, यानी रिप्लेस कर दिया कि ये नहीं तो ये कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि एक एग्जाम नहीं निकला तो जीवन भर उसी दुख में निकाल दी पूरी जिंदगी, अपने आप को नाकारा समझ लिया, है ना, क्योंकि है क्या, ये तरीके हैं। आज ये एग्जाम्स हैं, आज से 100 साल पहले कुछ और होगा, ठीक है, या 200 साल पहले कुछ और रहा होगा, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि हम ये करेंगे, ये डायरेक्ट तरीका है कि आपने रिप्लेस कर दिया, गोल को ही चेंज कर दिया, ठीक है। आपकी लाइफ है, आप क्या चूज करें, आपकी मर्जी, ठीक। फिर आता है फोर्थ, मेकिंग प्रॉपर चॉइसेस एंड डिसीजंस, यानी आपने विश्लेषण किया, एनालाइज किया अलग अलग चॉइसेस को, अलग अलग डिसीजंस को, और तब निर्णय लिया। आप किसी द्वंद में हैं, किसी कॉन्फ्लिक्ट में हैं, किसी प्रॉब्लम में हैं, मान लीजिए आप हैं किसी कॉन्फ्लिक्ट में, है ना, कि आपको ये डिसीजन लेना चाहिए कि ये डिसीजन लेना चाहिए, मतलब ये रास्ता चूज करें कि ये रास्ता चूज करें, आप बीच में अटके हुए हैं। तो इस सिचुएशन में आपने क्या किया, आप हैं क्या टेंशन में, ठीक। आपने क्या किया, आपने प्रॉपर चॉइस यानी एनालाइज किया कि इस चीज के ये फायदे हो सकते हैं। एनालाइज मतलब टुकड़ों में तोड़ के देखना, विश्लेषण करना, ठीक है। न्यूज एनालिसिस आते हैं ना आजकल बहुत सारे चैनल्स पे, तो एनालाइज किया कि ये भी, इसमें ये रीजन हो सकता है, ये रीजन हो सकता है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, उसके बेसिस पे जो पॉइंट्स बने आपने क्या किया, उसके बेसिस पे डिसाइड किया, ठीक है, डिसाइड किया उसके बेसिस पे। केवीएस की इंटरव्यू तैयारी कैसे करनी है, उस पर एक वीडियो बनाया हुआ है, एक बेसिकली टीचर हैं केवीएस में, सीमा जी, उनके साथ, तो वो आप देख लीजिए, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। उन्होंने बताया हुआ है कि उन्होंने कैसे तैयारी की और क्या चीजें पूछी जाती हैं। अब आते हैं इनडायरेक्ट और डिफेंस ओरिएंटेड मेथड्स, यानी कि इनडायरेक्ट और डिफेंस ओरिएंटेड मेथड्स, ये क्या है भाई, इनडायरेक्ट वेज हैं, ये एक तरह से डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं जो हमारा दिमाग यूज करता है किस चीज के लिए, हमें संतुलित बनाए रखने के लिए, हम मेंटल बैलेंस ना खो दें, हम पागल ना हो जाएं एक तरीके से, उस सेंस में। वैसे तो आजकल हम ये वर्ड यूज करते नहीं हैं, है ना, तो ये एक बात हुई। अब इसमें कई सारे तरीके हो सकते हैं, सिगमंड फ्रॉइड ने बेसिकली ये दिए थे, और आज की डेट में तो बहुत सारे हैं, फिर बाकी लोगों ने भी बहुत सारे, उनकी बेटी एना फ्रॉइड ने भी दिए बहुत सारे ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। तो ये इनडायरेक्ट वेज हैं, इनको हेल्दी नहीं कहेंगे, इनको हेल्दी नहीं कहेंगे, बट ये इनडायरेक्ट वेज हैं, मतलब ऐसे भी हमारी पर्सनैलिटी एडजस्टमेंट क्रिएट करती है। बट चलो माल एडजस्टमेंट से तो अच्छा है कि ये इनडायरेक्ट वेज ही अपना लिए जाए, ठीक है। तो समझते हैं रैशनलाइजेशन क्या है, समझिएगा एक बार, देखिएगा इसको। देख रहे हो यूट्यूब पे लोग 1.5 घंटे की क्लास में ना बोर हो जाते हैं, पढ़ने की आदत रही नहीं हमारी है। देखिए एक बार, अगर हम बात करें, मैम सुपर क्लास है, बहुत बड़े तबस्सुम, और जिनको पढ़ने की आदत है डेली क्लास लेने की, उनको ये रहता है कि यार 1 से ऊपर लेके जाओ, 1 से पहले मत खत्म करो। देखो रैशनलाइजेशन क्या है, युक्तिकरण यानी और तर्क संगतिकरण। युक्तिकरण क्या है, पेपर में नंबर अच्छे नहीं आए, है ना, फेल हो गए आप, तो आपने कहा टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया था, अरे वो अच्छा ही नहीं पढ़ाते, हम तो इस बार ना इस वाले टीचर से पढ़ेंगे, जबकि उन्हीं टीचर से पढ़ के और बच्चे होंगे जो पास हुए होंगे, जिन्होंने अच्छा किया होगा। बट आपने क्या किया, तर्क दे दिया, है ना, युक्ति निकाली, तर्क संगतिकरण, अरे टीचर ही अच्छा नहीं है, मैं क्या करूं, मेरे साथ तो ये हो गया था इसलिए नहीं कर पाया। मतलब आप रीजंस देते हैं, आप रैशनलाइज करते हैं कि ये हो गया था इसलिए ये नहीं हो पाया, ये नहीं हो पाया इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि ये हो गया था, ठीक है जी, थैंक यू लोगों। अगर हम बात करें, आई फेल्ड बिकॉज माई टीचर हेट्स मी, भाई टीचर से मेरे को ना पर्सनली कोई दिक्कत है, हो सकता है हो भी, बट ऐसा मान लिया आपने, नहीं है तब भी, ठीक है। तो हिस्ट्री टेस्ट में आप फेल हो गए, या किसी भी टेस्ट में आप फेल हो गए, या कुछ भी आपके साथ जीवन में गलत हुआ, आपने कहा यार इसका ना ये रीजन रहा होगा, वैकेंसी नहीं आती, क्या करूं, है ना, फिर लेकिन कुछ लोग तो रहे होंगे जिन्होंने पेपर निकाला होगा, ठीक। तो ये क्या हुआ, रैशनलाइजेशन हुआ, कि आप रीजन देने लगते हैं, आप तर्क देने लगते हैं कि मैं फेल हुआ इसलिए। वो होता है ना अंगूर खट्टे हैं, जो लोमड़ी वाला एक उदाहरण चलता है इसके लिए रैशनलाइजेशन में, कि लोमड़ी के हाथ अगर अंगूर नहीं आए तो कहेगी यार खट्टे हैं, मेरे को तो पसंद ही नहीं है ना। तो ये रैशनलाइजेशन है, ये क्या है, रैशनलाइजेशन है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे फिर है। तो ऐसे भी आपका दिमाग खुद को बैलेंस में लाने की कोशिश करता है, और इसमें क्या बुराई है, मतलब एक तरह से बुराई क्या कहेंगे, बट ये हेल्दी तरीका नहीं है बहुत ज्यादा, बट अगेन आप एटलीस्ट एडजस्टमेंट में हैं, आप रात और दिन दुखी नहीं है, आप ये कह के अपने आप को खुश कर ले रहे हैं कि इसलिए फेल हो गया क्योंकि टीचर ने बड़ा बुरा किया, ठीक।
प्रोजेक्शन है ये इनडायरेक्ट वेज है, ये डायरेक्ट नहीं है। आप जब ये काम कर रहे होते हैं ना डिफेंस मैकेनिज्म, तो हमें पता भी नहीं होता है ना, हमें लगता है नेचुरली हमारा यही चल रहा है, तो ये बेसिकली अनकॉन्शियसली हमारा दिमाग काम कर जाता है या सबकॉन्शियसली। प्रोजेक्शन यानी प्रक्षेपण। प्रोजेक्शन क्या है ना, जो दिमाग में आपके चल रहा है आप सामने वाले पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि यार मान लीजिए आप झूठ बोलते हैं रातों दिन, आप कह रहे हैं अरे ये झूठा है ना, आप खुद खराब है, आप कह रहे हैं दुनिया ही खराब है, ठीक है। तो वो एक बचपन में हम एक लाइन मारते थे ना एक दूसरे को कि किसी ने कुछ कह दिया, अरे जो जैसा होता है उसको सारी दुनिया वैसी ही दिखती है ना, जो खुद होता है वो, हाँ जो बोलता है वो खुद ही होता है, ऐसा समथिंग इस तरह का हम कुछ एक डायलॉग यूज करते थे बचपन में, सबने किया होगा कि जो बोलता है वो खुद ही होता है। दैट मीन्स हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है हम बोल रहे हो बट हम कह रहे हैं अच्छा तू बोल रहा है तू खुद ही होगा, ठीक। तो ये क्या हुआ, प्रोजेक्शन है, प्रक्षेपण है कि आई हेट माई सेल्फ, मान लीजिए, ठीक है। मदर हैं जो खुद को पसंद नहीं करती, वो बच्चे को कह रही हैं, क्योंकि वो खुद को पसंद नहीं करती तो वो जो उनके मन में है वो प्रोजेक्ट कर रही हैं, वो लाइट डाल रही हैं उस चीज की, किस पे, बच्ची पे। वो कह रही है आई हेट यू, ठीक है। मदर कह रही है आई हेट यू, क्यों, क्योंकि वो खुद को भी पसंद नहीं करती, ठीक है। तो कई बार हमें लग रहा होता है कि हमारे साथ खराब हो रहा है, बट सामने वाला खुद ही अंदर से, कहानी खत्म है। बेसिकली जो साइकी है, जो साइकोलॉजी है, बड़ी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं इसमें, मतलब ऐसा नहीं है कि ब्लैक एंड व्हाइट वाली चीजें नहीं है, ग्रे में बहुत कुछ है, ठीक। तो अगर हम बात कर रहे हैं तो मदर कह रही है कि आई हेट माई सेल्फ, ऐसा उनके मन में है, इसलिए वो बच्ची को कह रही है आई हेट यू, है ना। किसी ने चीट किया और वो खुद कह रहा है कि यार तुम चीटर हो, तो ये क्या, वो प्रोजेक्ट कर रहा है, जो उसके मन में है, जो उसके अंदर है, वो प्रोजेक्ट कर रहा है सामने वाले पे, ठीक है जी बात। ये नेहा को कौन ढूंढ रहा है यहाँ पे, पढ़ाई कर लेते भाई साहब, है छाटू कुमार, छाटू कुमार पढ़ाई कर लो, नेहा से जीवन चलेगा क्या, चल जाएगा ये कह रहे हो, चल जाएगा तो पढ़ाई भी कर लो, केवल नेहा से तो नहीं चलेगा ना। देखिए कॉम्पनसेशन की अगर हम बात करें, कॉम्पनसेशन यानी क्षतिपूर्ति, ये होता है कॉम्पनसेट करना, कि आप मान लीजिए पढ़ाई में अच्छे नहीं है बट आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, ठीक है। आप पढ़ाई में अच्छे नहीं, कोई बात नहीं, आपने क्या किया, स्पोर्ट्स में मेहनत की, आपको पसंद है वो, तो आपने कॉम्पनसेट कर लिया, ठीक है। यूपीएससी करना था, नहीं हो पाया किसी कारणवश, आपने क्या किया, कोई सोशल सर्विस, जैसे वो कौन सी सीरीज आई थी अभी एस्पिरेंट्स, तो उसमें वही दिखाया था ना भाई, वो जो क्या पता नहीं क्या नाम है, वो जो फीमेल कैरेक्टर है उसमें, धैर्य आई थिंक, तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है अगर यूपीएससी नहीं भी होता तो मुझे तो सोशल वर्क करना है, तो सोशल वर्क कर लेंगे, तो यूपीएससी नहीं हुआ चलो सोशल वर्क कर लेंगे, मतलब समतुल्य कोई चीज चूज कर लेना, है ना, सोशल वर्क। तो ये क्या कंपनसेट कर लिया कि भाई इस चीज में प्रॉब्लम है, ये नहीं हुआ, इसके ही बराबर का कुछ और कर लेंगे जिसमें इंटरेस्ट हो, है ना, उसमें अच्छे निकल जाएंगे, यूपीएससी नहीं हो रहा सोशल वर्क कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कॉम्पनसेशन होता है। बहुत बड़े मोहित, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। फिर आता है फोर्थ रिग्रेशन, यानी प्रतिगमन बोलते हैं इसको, कि आप मान लीजिए आज हैं 20 साल के, लेकिन आप 20 साल की उम्र में किसी एक घटना पे कैसी हरकत करने लगे, 8 साल की, यानी अपनी एज से कम, तो ये क्या होगा, प्रतिगमन, यानी आप वापस चले गए बचपन में, यानी अपनी एज से पीछे चले गए। जैसे मान लीजिए आपकी पानी की बोतल ले ली किसी ने और आपने रोना शुरू कर दिया, मतलब जो आप अपनी एज से पहले का कैरेक्टरिस्टिक था, जो बचपन में जो चीज ज्यादा होती थी, अब आप वो कर रहे हैं, ठीक। तो रिग्रेशन क्या है, आप देख रहे हैं बॉस ने डांट दिया और एक व्यक्ति है बड़ा सा और वो बैठ के रो रहा है, तो ये क्या है, रिग्रेशन है ना, रिग्रेशन है। जैसे बच्चे का बैड वेटिंग करना, बच्चा बड़ा हो गया बट वो अभी भी बिस्तर गीला कर रहा है, तो ये क्या है, रिग्रेशन है, अपनी एज से छोटी हरकतें करके वो अपने आप को सुकून दिला रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर आता है फिफ्थ, ये 12 हैं कुछ जो मेन हमें पढ़ने हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस का 6 से 7 रहेगा टाइम जो रहेगा ना इस क्लास का, करियर लैब पे होगी ये, बाकी आपका 9:30 का टाइम है यूट्यूब पे, वो हम कल से करेंगे। पेमेंट कर दें बट बैच शो नहीं कर रहा है, प्लीज दीपक यादव एक बार मेल कर दो या तो मुझे वो himanshi.edu10 पे, या फिर करियरवेल की जो ये नंबर्स हैं उस पर आप कॉल कर लो, है ना, या रिफ्रेश करके फिर से एक बार चेक करो, हो जाएगा। चलिए आते हैं, अगर हम बात करें सब्लिमेशन की, सब्लिमेशन होता है उदात्तीकरण। उदात्तीकरण क्या है भाई, सब्लिमेशन है आपने चेंज ऑफ एनर्जी, ठीक भाई, आपने एक नेगेटिव इमोशन को, मान लीजिए एंगर बहुत ज्यादा है आपके अंदर, गुस्सा, अब ऐसा तो है नहीं आप किसी भी राह चलते व्यक्ति को पीट देंगे रोड पे चलते हुए, क्योंकि आपको तो गुस्सा आ रहा था और आपका मन कर रहा था और आप में बहुत गुस्सा है, आपका लड़ने का मन करता है और आपने किसी को भी उठाया और उसको पीट दिया, भाई उसके भी तो मानव अधिकार है ना, उसके भी तो ह्यूमन राइट्स है, वो जाके कंप्लेंट कर देगा, आप जेल में बैठ जाएंगे जाकर के, ठीक है।
और हाँ अब्दुल, आज मैं कमेंट की रिप्लाई कम कर रही हूँ, डोंट वरी। हाँ दीपा, ये टॉपिक पूरा ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें, नहीं, रिप्लेसमेंट ऑफ गोल्स कॉन्शियसली होता है, कंपनसेशन आपको पता भी नहीं होता कि आप क्यों दूसरी चीज में इतना लगे हुए हैं, क्योंकि इनडायरेक्टली आपको कहीं और हार मिली थी, है ना। ठीक है, आते, बहुत इंटरेस्ट आया मैम, बहुत बड़े समता, बस यही चाहिए हमें। देखिए, अगर हम बात करें सब्लिमेशन की, तो सब्लिमेशन है चेंज ऑफ एनर्जी। आपका एक अनएक्सेप्टेबल इमोशन, भाई एंगर ऐसा थोड़ी आप किसी का भी मन के आपने कूट दिया किसी को भी पकड़ के, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना, ये तो तरीका भी नहीं है, ठीक है। तो उदात्तीकरण यानी आपने आपके जो अनएक्सेप्टेबल या सोशली जो चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है आपके अंदर, उनको आप एनर्जी या वेज चेंज करके यूज कर रहे हैं। चेंज कैसे करेंगे? अब इस एंगर को आप, ऐसा तो है नहीं कि किसी को भी पीट देंगे, तो आप क्या बन गए? आप रेसलर बन गए, आप एक रेसलर बन गए, ठीक है, आप रेसलर बन गए, ठीक। आपको गुस्सा आता था, अब आप क्या कर रहे हैं? ये अपने जाकर के प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस गुस्से का सही जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। रेसलिंग तो कोई पाप नहीं है, रेसलिंग से तो आपको ऐसा नहीं है कि वहां पे गुस्सा दिखाने से आपको कोई समस्या हो जाएगी। तो ये क्या हुआ? रेसलर बन गए। या आपने आर्मी ज्वाइन कर लिया, अगर आप में थोड़ा सा अग्रेशन या वो सब चीजें हैं। एक वो याद कीजिएगा, भाग मिल्खा भाग मूवी आई थी ना, तो उसमें वो क्या होते हैं कि आर्मी में होते हैं और उनके जो भी सीनियर्स हैं वो देखते हैं कि भाई उनमें बहुत ज्यादा गुस्सा है, तो वो कई बार कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो नॉर्मल सिचुएशन में हो सकता है कि कुछ गलत कर बैठे हैं, तो इस चक्कर में उनको स्पोर्ट्स में डाल दिया जाता है, क्योंकि वहां अगर वो अपना एंगर यूज करेंगे, अपनी एनर्जी यूज करेंगे, तो वो सोशली एक्सेप्टेबल है ना। तो वो तरीका क्या है? ज्यादा बेटर हुआ। तो आप अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर देते हैं, चेंज कर देते हैं एक हेल्दी वे में। जैसे कुछ लोगों को, मतलब किसी की जैसे फॉर एग्जांपल जिन लोगों का दिल टूट गया बहुत ज्यादा, उन्होंने शायरी लिखना शुरू कर दिया। क्या किया? सब्लिमेट कर दिया उस एनर्जी को, बजाय कि देवदास बनने के उन्होंने क्या किया? उसको चेंज कर दिया। किसी का सेक्सुअल थॉट्स हैं बहुत ज्यादा, पेंटिंग बनाना शुरू कर दिया। बेसिकली आप ऐसे अनएक्सेप्टेबल थॉट्स या आपके इमोशंस जो आप खुल के ऐसे समाज में आंख बंद करके नहीं यूज कर सकते, उनको आप वेज चेंज करके दर्शाते हैं। ये है सब्लिमेशन कि आपने एनर्जी चेंज कर दी।